तो ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के गांव के लोगों ने इसे मारने के लिए इसे खौलते तेल में डाल दिया, इसके पूरे शरीर पे आग लगा दी और साथ ही से बुल से भी खिंचवाया, लेकिन ये बंदा मरने का नाम ही नहीं लेता। और इसकी वजह है कि एक निंजा है जिसने बेहिसाब लोगों को मारा है और ये बंदा खुद भी मरना चाहता था, पर लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बंदा जीना भी चाहता था, क्योंकि ये बंदा अभी तक अपनी वाइफ को भुला नहीं पाया है। और तभी एक दिन इसकी ये सजा रुकवा कर इसे एक प्रस्ताव दिया जाता है कि इसे एक आइलैंड पर जाना होगा जहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ है। अगर कोई भी इंसान उसे पी लेता है तो वो इमॉर्टल बन जाएगा, पर लेकिन इसी के साथ उस आइलैंड पर बहुत सारे बड़े बड़े क्रीचर है और मॉन्स्टर है, और साथ ही उस आइलैंड पे एक गॉड भी रहता है जो उस एलेक्सर की रक्षा करता है। तो क्या ये बंदा उस आइलैंड पर जाकर एलेक्सर को हासिल कर पाएगा? तो चलो देखते हैं। तो एनिमे की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गाविमारू, और उसे कुछ हाई रैंक ऑफिसरों ने पकड़कर मौत की सजा दी है, क्योंकि ये बंदा एक निंजा असैसिन है जिसने बहुत सारे लोगों को मारा है। और जैसे ये एग्जीक्यूटर इसकी गर्दन को काटने की कोशिश करता है तो उसकी तलवार टूट जाती है और गाविमारू को एक खरोच भी नहीं आती है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर गाविमारू अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ, मैंने अनगिनत लोगों को मारा है, मुझे तो अभी तक मर जाना चाहिए था, पर लेकिन ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि गाविमारू का जन्म एक इवाकाकुरे नाम के गाँव में हुआ था, जहाँ पर उसने असैसिन की ट्रेनिंग ली थी। वैसे तो इस ट्रेनिंग के दौरान जो भी लोग इसे करने की कोशिश करते हैं वो मार जाते हैं, पर लेकिन जो भी इसे पूरा कर लेते हैं वो एक सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, जिनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है। और जब ये बात सागरी नाम की एक ऑफिसर को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि इवाकाकुरे गांव के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इतने ज्यादा ताकतवर है कि एक तलवार को भी अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी ऑफिसर गाविमारू को आग में जलाकर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि जो गाविमारू होता है वो उस आग के बीच में से चल के आ रहा होता है और उसको कुछ भी नहीं हुआ होता है। और ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कोई इंसान है या फिर कोई डीमन है। और तभी हमें पता चलता है कि जब गाविमारू का जन्म हुआ था तब गाँव के चीफ ने उसके पेरेंट्स को मार के उसे अडॉप्ट कर लिया था, और फिर उस चीफ ने गाविमारू को एक ऐसा निंजा बनाया जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। पर लेकिन एक दिन गाविमारू ने गांव को छोड़ने की कोशिश की, पर लेकिन मिशन के दौरान ही उसके साथियों ने उसको धोखा दे दिया, जिस वजह से वो पकड़ा गया। और यहाँ पर गाविमारू को ऐसा लग रहा था कि इन सब के पीछे उस चीफ का हाथ है, क्योंकि गांव में किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं है। और गाविमारू ने ऐसा ही किया था, मतलब कि वो गांव से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर अगले दिन गाविमारू को मारने की कोशिश करते हैं, उसके पैर में रस्सियां बांध देते हैं और बैलों से खिंचवाने की कोशिश करते हैं। अगर ये किसी नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर किया जाए तो वो बीच में से फट के मर जाएगा, पर लेकिन हम देखते हैं कि जो गाविमारू होता है वो उन रस्सियों को अपने पैर से खींचने की कोशिश करता है, और जो बैल होते हैं वो उसको नहीं खींच पाती है और ठक के गिर जाती है। और तभी सागेरी कहती है कि अगर तुम जीना नहीं चाहते हो तो तुम मर क्यों नहीं रहे हो, तुम अपने आप को मरने से क्यों रोक रहे हो, और तुमने अपने गाँव से भागने की कोशिश क्यों की थी। जिस पर गाविमारू कहता है कि मैं अपने गाँव में सबसे ज्यादा बेस्ट था और चीफ मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, पर लेकिन मुझे उसकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मुझे एक माँ की तरह सबको सिखाया करती थी, जैसा कि एक बार दिन में प्रार्थना करो, खाने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो, और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसीलिए मैं गाँव के साथ उसे भी छोड़कर जाना चाहता था, पर लेकिन जाने से पहले चीफ ने मुझे बस एक आखिरी काम करने के लिए कहा था, पर लेकिन वो उसकी एक चाल थी। अगर मैं उस गाँव को छोड़कर भी आ जाता, पर लेकिन उस गाँव के लोग मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ते, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस चीफ से पंगा लिया, जिस वजह से मेरा ये हाल है। और तभी रात के समय घर जाते समय सागिरी को एक ऑफिसर कहता है कि आप उस बंदे से दूर रहिए, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या आप जानती हैं लोग उसे किस नाम से पहचानते हैं? गाविमारू द हॉलो, जिसके अंदर दया भावना फीलिंग्स कुछ भी नहीं है, वो एक शैतान है। और जब हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो पकड़े जाने से पहले उस बंदे ने बेयर हैंडली 20 लोगों को जान से मार दिया। और मैंने ये अफवाह भी सुनी है कि उसने अमर होने के लिए एक अमृत को भी पिया है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उससे दूर रहो। और यहाँ पर हम गाविमारू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि आखिर मैं मरना चाहता हूँ पर मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ, और वो डिसाइड करता है कि मैं कल मर के ही रहूंगा। और हम देखते हैं कि गाविमारू को गर्म तेल में उबाला जाता है और उसके चारों तरफ आग लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मर रहा होता है। और ये सब देखकर सागिरी डिसाइड करती है कि वो अपने हाथ से गाविमारू को मारेगी, क्योंकि ऑफिसर होने के साथ साथ वो यामादा क्लैन की एक एग्जीक्यूशनर है, और यामादा क्लैन के लोग दुनिया में सबसे खतरनाक तलवारबाज है जो किसी भी क्रिमिनल को अपने एक अटैक में मारने की ताकत रखते हैं। और यहाँ पर जब गाविमारू सागिरी के हाथ में तलवार देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी गर्दन पहले ही कट चुकी है, और उसे ऐसा लगता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और गाविमारू बहुत ज्यादा डर जाता है, जिस वजह से वो अपनी हाथों की हथकड़ियों को तोड़ देता है, पर लेकिन वो देखता है कि सागिरी उसके पीछे आ चुकी है और वो उसकी गर्दन को कट करने वाली है। पर लेकिन यहाँ पर गाविमारू उसके अटैक को डॉज कर लेता है, पर लेकिन वो देखता है कि उसकी हल्की सी गर्दन कट चुकी है। सागिरी तलवार चलाने में इतनी ज्यादा माहिर है, वो देखकर ही बता सकते हैं कि किसके अंदर जीने की इच्छा बची हुई है और किसके अंदर जीने की इच्छा नहीं है। और गाविमारू को देखकर उसे ऐसा लगता है कि अभी वो मरना नहीं चाहता है, वो और भी जीना चाहता है और अपनी पत्नी के पास वापस लौटना चाहता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अभी तक उसे भुला नहीं पाया है। पर लेकिन गाविमारू इन सब बातों को मानने से इनकार कर लेता है, क्योंकि उसके मुताबिक अभी भी वो गाविमारू द हॉलो है जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाविमारू की
वाइफ उसे गले लगाते हुए कहती है कि गाइमारू तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और दिल के साफ हो, तुमने मुझ जैसी एक बदसूरत लड़की को अपनाया। मैं बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी, पर लेकिन मेरी इन सब बातों को सुनकर मेरे फादर ने मेरे चेहरे को एक गर्म रॉड से जला दिया, मेरे पूरे चेहरे को बर्बाद कर दिया। पर लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि मेरे साथ तुम हो गाइमारू। पर लेकिन यहाँ पर गाइमारू ये सब भूलना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश करे वो एक अच्छा इंसान कभी भी नहीं बन पाएगा। पर यहाँ पर गाइमारू अपनी जिंदगी को एकदम शांति से जीना चाहता था अपनी वाइफ के साथ। और जब ये बात उसने अपने बॉस को बताई कि अब वो उसके लिए कोई भी निंजा वाला काम नहीं करेगा और बस उसकी बेटी के साथ एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहता है। पर लेकिन ये बात बॉस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और उसने गाइमारू को धोखे से अपने जाल में फंसाकर ऑफिसरों के हवाले कर दिया और उसकी बीवी को भी उससे दूर कर दिया ताकि वो लोग ना मिल सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सागिरी होती है वो गाइमारू को एक ऑफर देती है और कहती है कि तुम्हें सरकार के लिए एक काम करना होगा। अगर तुम उस काम को पूरा करते हो तो तुम्हारे ऊपर लगे सभी चार्जेस को हटा दिया जाएगा और साथ ही तुम्हें शोगुन की प्रोटेक्शन मिलेगी जिससे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। और इसका मिशन है इसे एक आइलैंड से एलेक्सर ऑफ लाइफ को वहाँ से लाना होगा। और कुछ लोगों से हेवन भी कहते हैं क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऐसा नहीं है कि उस आइलैंड पे अभी तक किसी को भी ना भेजा गया हो। कुछ लोगों को एलेक्सर को लेने के लिए भेजा गया था पर लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। अगर उस आइलैंड से कुछ वापस आया है तो बस उन लोगों की लाश वापस आई है जिसके ऊपर बहुत सारे फूल्स उगे हुए होते हैं। और जब ये बात गवर्नमेंट ऑफिसरों को पता चलती है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि उस आइलैंड पर जरूर एलेक्सर ऑफ लाइफ है। और जब ये बात सरकार को पता चलती है तो उन लोगों ने एलेक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए कुछ क्रिमिनल्स के गुट को उस आइलैंड पे भेजने का डिसाइड किया और ये शर्त रखी कि जो भी एलेक्सर ऑफ लाइफ को वहाँ से लेकर आएगा उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। और हम यहाँ पर गाइमारू की वाइफ को देखते हैं जो इवाकाकुरे गांव में आज भी उसका इंतजार कर रही है। इतने साल बीतने के बाद भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है और अगर गाइमारू को अपनी वाइफ से मिलना है तो उसे इस मिशन को एक्सेप्ट करना ही होगा। पर लेकिन यहाँ पर जो मोटा सा ऑफिसर होता है वो बिल्कुल भी इस बात के लिए रेडी नहीं होता कि गाइमारू को माफ करके उसे छोड़ दिया जाए। वो उसे अभी भी मारना चाहता है और वो मोटा सभी लोगों को कहता है कि गाइमारू द हॉलो को यहीं पर मार दो। पर लेकिन सागिरी उसे बताना चाहती थी। और हम यहाँ पर गाइमारू को देखते हैं जो अभी भी अपनी पत्नी से मिलना चाहता है और इसलिए गाइमारू इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। पर लेकिन ये लोग उसे घेर लेते हैं उसे मारने के लिए। पर तभी हम गाइमारू को देखते हैं जिसके अंदर से फायर निकल रही होती है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सागिरी भी उसको देख रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि गाइमारू ने सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मारा होता है। मतलब कि गाइमारू ने अकेले ही इन सभी लोगों को हरा दिया है, मतलब कि जान से नहीं मारा है। और तभी हमें सागिरी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम उसके फादर को देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्टोरी टेलर को स्टोरी सुनाते हुए एग्जीक्यूट करना होता है। और जब सागिरी के फादर उसकी गर्दन को कट कर देते हैं तब स्टोरी टेलर को भी पता नहीं चलता है कि उसकी गर्दन को काट दिया गया है। और ये सब कुछ सागिरी भी देख रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी अपने फादर की तरह एक स्किल स्वॉर्डमैन बनेगी। और कुछ सालों की मेहनत के बाद सागिरी एक एग्जीक्यूशनर बन जाती है और सागिरी को एक क्रिमिनल को मारने का हुक्म दिया जाता है। जब वो उसकी गर्दन को कट कर देती है तो गर्दन कट करने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और सागिरी देखती है कि जो उस क्रिमिनल की सोल है वो उसे पकड़ी हुई है और जिससे वो डर जाती है। पर लेकिन यहाँ पर ऑफिसरों को उसका काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। पर आइजन नाम का एक एग्जीक्यूटर उसे कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी के अंदर डर और संदेह दिखाई दे रहा है। अगर तुम इसी तरह क्रिमिनल्स की गर्दन को कट करती रहोगी तो उन्हें एक दर्दनाक मौत दोगी। और हर बार की तरह जब भी सागिरी किसी क्रिमिनल का गर्दन कट करती है उससे पहले वो घबरा जाती है। और तभी आइजन उससे कहता है कि तुम एक बार अपनी कटाना के अंदर झांक कर देखो। और जब सागिरी अपनी कटाना में देखती है तो उन्हें उस क्रिमिनल्स के हेड दिखाई देते हैं जो उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं। और यहाँ पर सागिरी सोच रही होती है कि वो अपने डर को किस तरह काबू कर सकती है और क्या वो अपने फादर की तरह एक महान एग्जीक्यूशनर बन सकती है। और तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि विलेज का शोगन और बहुत सारे क्रिमिनल्स और साथ ही बहुत सारे एग्जीक्यूटर एक ही जगह पे होते हैं। और हम यहाँ पर सागिरी को देख सकते हैं जो पढ़ रही होती है एक किताब के अंदर कि किस क्रिमिनल ने क्या जुर्म किए हैं। और तभी शोगुन का एक सामुराई इन सभी से कहता है कि जो भी पैराडाइज जाके मतलब कि उस जगह पे जाकर एलेक्सर ऑफ लाइफ को यहाँ पर लेकर आएगा उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। और ये बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं बाहर निकल के और भी लोगों को मार सकता हूँ। और इस बंदे का नाम है माताकुरा जो बस औरतों और बच्चों को अपने मजे के लिए मारता है। और तभी यूजुरिया नाम की एक लड़की अपने चेहरे से उस कपड़े को हटाते हुए कहती है कि तुम गाइमारू द हॉलो हो ना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सारी अफवाहें सुनी है कि तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। पर लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। और इन सब बातों को सुनकर सागिरी सोच में पड़ जाती है कि गाइमारू भी इन सभी क्रिमिनल्स जैसा है। और इस बात का पता लगाने के लिए जब वो अपनी तलवार में देखती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि गाइमारू इन सभी क्रिमिनल्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि गाइमारू उन सभी क्रिमिनल से भी कई ज्यादा खतरनाक है। और तभी शोगुन के सामुराई उन सभी लोगों को अपने मुंह से कपड़ा हटाने के लिए कहते हैं और वो सभी लोग अपने सामने एक लाश को देखते हैं जिसके अंदर से फूल निकले हुए होते हैं। और वो सामुराई कहता है कि 50 लोगों के ग्रुप में से खाली बस यही एक लौटा था जो जिंदा लौटकर उस
उस आइलैंड से आया है। पर लेकिन अगले दिन इस बंदे के शरीर से अलग अलग फूल निकलने लगे। हमें अंदाजा नहीं कि इसके साथ ये क्या हो रहा है, पर लेकिन इतना पक्का है कि उस आइलैंड के अंदर पक्का एलेक्सर ऑफ लाइफ है। पर लेकिन इस बंदे की ऐसी हालत को देख के बहुत सारे लोग जान से मना कर देते हैं। पर लेकिन तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हम लोग तुम्हें अपनी जान बख्शने का एक मौका दे रहे हैं, वरना तुम्हारे जैसे क्रिमिनल्स को तो कब का मार देना चाहिए था। और ये बात सुनकर तभी एक लड़का बोलता है कि तुम्हें खुद नहीं पता है कि उस आइलैंड पे एलेक्सर है या फिर नहीं, अगर वो हमें नहीं मिलता है तो क्या हमें खाली हाथ लौटने की इजाजत है। जिस पर वो बंदा बोलता है कि ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें हिस्सा लेना है तो लो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि मैं उस आइलैंड पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ, और फिर वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी एक एग्जीक्यूशनर उसकी गर्दन को कट कर देता है और कहता है कि उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद सभी लोगों के पास अपना अपना एक एग्जीक्यूशनर होगा, और अगर वहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो एग्जीक्यूशनर उसकी गर्दन को तुरंत ही कट कर देगा, और बिना अपनी एग्जीक्यूशनर के कोई भी इस आइलैंड पे वापस नहीं आ सकता है। पर लेकिन जाने से पहले उस बोट पे बहुत ज्यादा कम जगह है, इसलिए तुम्हें अपनी संख्या को कम करना होगा। लेकिन तभी एक पीलो वाल वाला क्रिमिनल एक बंदे का गला दबाते हुए मार देता है और उसे कहता है कि अच्छा तुम चाहते हो कि हम एक दूसरे को मार डालें। और फिर मौत का मंजर शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं, सर फोड़ रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखें नोच रहे होते हैं, मतलब कि बहुत ही खतरनाक सीन होता है। और तभी शोगुन कहता है कि मैं हमेशा से ऐसी एक फाइट को देखना चाहता था, क्योंकि अब ऐसा देखने को कहाँ ही मिलता है। और वो उससे पूछता है कि आखिर इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल कौन है, जिस पर वो समोरा कहता है कि जिसके भी नाम पर रेड शेयर लगाया गया वो सुपर ह्यूमन है। सबसे पहले है आधा चोबी, जो बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुटेरों का लीडर बन गया था। और दूसरे नंबर पे है तामिया, एक लेजेंडरी तलवारबाज जिसे ब्लेड ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। अगली है यूजुरिहा, एक ऐसी निंजा जिसने किले के बहुत सारे सैनिकों को अकेले ही ठिकाने लगा दिया था। और इसके बाद है रोकुरुता, ना ही इस पहलवान को कोई तलवार मार सकती है, ना ही कोई भाला। और सबसे लास्ट में है गावीमारू द हॉलो, जो इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। पर लेकिन हम देखते हैं कि जो गावीमारू होता है वो अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला होता है। और तभी हम सागिरी को देखते हैं, जिसके पास आइजन आके कहता है कि पैराडाइज आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मेरी बात मानो और घर लौट जाओ। तुम एग्जीक्यूशनर बनने के लायक नहीं हो, आखिर एक औरत को तलवार उठाने की क्या जरूरत है, तुम्हें घर संभालना चाहिए, ना कि युद्ध करना चाहिए। और एक बार हमें दोबारा से सागिरी की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपराधियों के गले काटना, उन लाशों से दवा बनाना या फिर प्रैक्टिस करना, यामादा क्लैन में जो भी जन्म लेता है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, उनका सामना मरी हुई लाशों से होता ही है। और इतना ही नहीं, पड़ोसी के बच्चे भी सागिरी के ऊपर पत्थर फेंका करते थे और उसे खूनी असाइमोन की बेटी कहा करते थे। पर इतना सब होने के बाद भी सागिरी अपने फादर को एडमायर करती थी और उनके जैसा ही बनना चाहती थी। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कुछ अपराधी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर लेकिन सागिरी को गुस्सा आता है और वो उन सभी की गर्दन को एक ही बार में कट कर देती है। और यहाँ पर हम गावीमारू को देखते हैं, जो उस शोगुन से कह रहा होता है कि खून खराबा के अलावा क्या और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे फालतू का खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर वो समोरा कहता है कि क्या तुम्हें शोगुन से बात करने की तमीज नहीं है। और वो कहता है कि जो भी गावीमारू द हॉलो को मार देगा उसे पैराडाइज आइलैंड पर जाने का मौका मिलेगा। और ये सब बातों को सुनने के बाद एक बंदा पत्थर उठा लेता है और गावीमारू से कहता है कि अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो चुपचाप मेरे हाथों से मर जाओ। और वो उसके ऊपर पत्थर फेंक देता है, पर लेकिन गावीमारू उससे बच जाता है और कहता है कि मुझे फालतू का खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर लेकिन अगर मुझे खुद को बचाने के लिए तुम्हें जान से मारना पड़े तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। और गावीमारू उस बंदे को अपने हाथ से ही चीर के रख देता है, मतलब कि बेयर हैंडली। और इतना ही नहीं, वो एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। और ये सब देख के समोरा है, साथ ही हमारे क्लैन के लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि कोई इंसान इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है कि उसे किसी को भी मारने से कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो। हम गावीमारू को देखते हैं, जिसके चारों तरफ खून खून लगा हुआ होता है और सब लोग देख के उसे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। और सागिरी गावीमारू के मारने के तरीके को देख के समझ जाती है कि उसे लोगों को मारने की ताकत नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को मारने के बाद जो उसे गिल्ट महसूस होता है उसे सहने की हिम्मत चाहिए। और फिर इस खूनी खेल के बाद सिर्फ 10 लोग ही बचे होते हैं। गावीमारू ने सभी लोगों को अकेले ही मार दिया होता है और सिर्फ 10 ही लोग जिंदा बचे होते हैं, जो यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूशनर के साथ उस आइलैंड पे जाने वाले हैं। और इन सभी लोगों के नाम होते हैं आजा चोबी, तामिया, नोरुगाई और उरोपू और गावीमारू, आकागेनु, यूजुरिहा, माकीमा और रोकुरा। और फिर ये सभी लोग उस आइलैंड पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तो वो सभी लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और तभी हमें गावीमारू के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी निंजा उस विलेज के चीफ के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, तलवार, कुनाई, बहुत सारे हथियारों से। और हम देखते हैं कि उस विलेज के चीफ के अंदरूनी ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी डीमन की तरह हंस रहा होता है। उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ समय पहले ये बंदा उस पैराडाइज आइलैंड के ऊपर गया था और वहाँ से वो एलेक्सर पीकर आया है, जिस वजह से उसे इतनी ज्यादा पावर मिली है। और हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर गावीमारू सागिरी को बता रहा होता है कि वो एलेक्सर सच में एग्जिस्ट करता है। आइलैंड की इतनी ज्यादा सुंदरता और इतनी ज्यादा हरियाली को देखकर कोई भी इंसान इसे स्वर्ग ही मानेगा। पर लेकिन जो चीज उस इंसान के साथ हुई थी, मतलब कि उसके पूरे शरीर से फूल निकलने लगे थे, ये चीज देखकर गावीमारू और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है और वो अपनी रस्सियों को खोल लेता है और कहता है कि इस आइलैंड पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम सतर्क रहना। पर लेकिन सागिरी कहती है तुम
तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपनी रस्सी क्यों खोली, तुम उसे वापस से पहनो। जिस पर गायमारू कहता है कि तुम सोच भी सकती हो ये आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है, और ऊपर से उन लोगों ने बस हमें 3 दिन का खाना दिया है और साथ ही बकवास सी ड्राइंग। उन्हें ये खुद नहीं पता है कि आखिर वो एलेक्जेंडर कैसा दिखता है। पर सागिरी उसकी बात नहीं सुनती है और उसकी गले पे तलवार रख देती है और कहती है कि मैं एक एग्जीक्यूशनर हूँ, ना कि तुम्हारी दोस्त, इसलिए मैं जो कह रही हूँ चुपचाप करो और अपनी रस्सियों को बांध लो। और गायमारू हार मानकर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ से मिलना है किसी भी हालत में। पर लेकिन तभी क्रिस्टियो नाम का एक क्रिमिनल गायमारू के ऊपर हमला कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि गायमारू को उससे कोई भी खरोच नहीं आई होती है और वो कहता है ये तो चीटिंग है, उसके हाथ खुले हुए हैं। ये बात सुन के केशियो नाम का उसका एग्जीक्यूटर कहता है क्या तुम दोनों छोटे बच्चे हो, आपस में ही बहस कर रहे हो, इसकी वजह तुमको साथ मिलकर काम करना चाहिए। और सागरी तुम इतनी ज्यादा ईमानदार हो इसलिए तुम्हारी रैंक इतनी ज्यादा कम है। और दूसरी तरफ क्रिस्टियो को देखते हैं जो गायमारू को कह रहा होता है कि इतनी देर से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और इसीलिए अब तुम मेरे हथियारों का मदद सकोगे जिससे इनकी चमक और भी ज्यादा तेज हो जाएगी, तो तुम तैयार हो ना। जिस पर गायमारू कहता है क्या तुम थोड़े से सनकी हो क्या, अगर हम दोनों एक दूसरे से लड़ने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी के लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं इसलिए तो पहले तुमसे लड़ना चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम सभी को मारकर आराम से उस एलेक्जेंडर को ढूंढूंगा। जिस पर उसका एग्जीक्यूटर कहता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, मुझे तो बस इस घटिया से आइलैंड से बाहर निकलना है। और हम कियोन को देखते हैं जो गायमारू के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है और गायमारू भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी सागिरी उससे वापस से अपने हाथों को बांधने के लिए कहती है और तभी कियोन उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमले करने लगता है। और इतने ज्यादा खतरनाक हमलों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि गायमारू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पर लेकिन हम देखते हैं कि जो गायमारू है वो उसे इग्नोर करके अपनी रस्सी बांधने पर ध्यान दे रहा होता है और ये चीज देखकर कियोन को एकदम अपनी बेइज्जती फीलिंग हो रही होती है और तभी वो अपने भालू को बाहर निकाल लेता है। पर लेकिन अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है और तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि गायमारू ने उस बंदे की इतनी ज्यादा बुरी हालत की होती है कि मौत की भी रूह कांप जाए ये देखकर। मतलब कि तुम देख ही सकते हो कि गायमारू ने इसे कितनी ज्यादा ब्रूटली मारा है। और फिर कियोन की हार के बाद एग्जीक्यूशनर उसके गले को काट कर वापस से घर जाने लगता है। जिस पर गायमारू पूछता है क्या तुम लड़ना नहीं चाहते हो, जिस पर वो एग्जीक्यूशनर बोलता है ना ही हम दोनों दोस्त है ना ही दुश्मन, इसलिए हम दोनों के लड़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, तो चलो अब मैं घर चलता हूँ। सागिरी कहती है कि इस आइलैंड पे 50 लोग गायब हो चुके हैं, इसलिए घर जाते समय तुम ध्यान रखना। जिस पर वो एग्जीक्यूटर कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस बंदे के हाथ बंधे होने से तुम्हें एकदम सुरक्षित हो, तो मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे इस मुसीबत से इतनी जल्दी छुटकारा मिल गया, क्योंकि मैंने इस आइलैंड पे आते समय बहुत कुछ देखा था। इस बोट के ऊपर चढ़ने के बाद से कुछ लोगों ने अपने कॉम्पिटिशन को खत्म करने की कोशिश की, पर लेकिन कुछ लोग उसमें टीम अप भी कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी के एक भी नियम को आज तक नहीं माना और इन क्रिमिनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई जिए या फिर मरे, ये अपने आप को बचाने के लिए और सामने वाले को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सागिरी तुम जो इतने सारे रूल्स को मानती हो वो यहाँ पर एकदम बेकार है। इस मिशन का खाली एक ही मकसद है, उस एलेक्जेंडर को पाना, और समारा और शोगुन भी यही चाहते हैं कि हम किसी भी हालत में इस मिशन को पूरा करें। चाहे इस मिशन को पूरा करने में हम किसी रूल को तोड़े या फिर किसी इंसान को मारे, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो कहता है चलो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, तुम क्या कहती हो, हम दोनों मिलकर इस गायमारू द हॉलो को यहीं पर मार देते हैं। पर लेकिन उसके तलवार निकालने से पहले गायमारू उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि देखो मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपनी वाइफ से मिलना है, तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना। और गायमारू को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर उस एग्जीक्यूटर की फट के 64 हो जाती है और वो वहां से जाने से पहले उन दोनों को सावधान कर देता है, क्योंकि कुछ ही देर बाद हालात बद से बदतर होने वाले हैं। और हमें बीच के किनारे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोकोरूता आइजन के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारकर खा जाता है। और हम यहाँ पर एक व्हाइट वाले एग्जीक्यूटर को देख सकते हैं जो उस लड़के को मार देता है और वहाँ से जा रहा होता है, जिससे हमने कुछ देर पहले देखा था। और यहाँ पर बोट के ऊपर भी आज़ाचोवी उस टकले इंसान को मार देता है और उसके सर को फोड़ देता है। और यहाँ पर हम यूजुरिहा को भी देख सकते हैं जिसने अपने पार्टनर को धोखा दे दिया है और जान से मार दिया है। और तो वो एग्जीक्यूशनर कहता है कि सभी क्रिमिनल्स को मारने के बाद शोगुन इवाकाकुरे गांव के निंजा को भेजेंगे इस मिशन को पूरा करने के लिए। और ये बात सुन के गायमारू थोड़ा सा परेशान हो जाता है और हम सागिरी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती है ये सही कह रहा है, मैं गायमारू के साथ बहुत समय से हूँ पर लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो गायमारू होता है वो तलवार उठा के सागिरी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हमें गायमारू के एक बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाँव के चीफ ने गायमारू के मॉम डैड को मार दिया होता है, क्योंकि वो दोनों अपनी शांति और जिंदगी गायमारू के साथ बिताना चाहते थे, वो भी इस गाँव को छोड़ने के बाद। पर लेकिन ये बात गाँव के चीफ को पता चल गई थी और तो वो चीफ कहता देखा गायमारू इसे कैसे कमजोर होना, तुम्हें अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को मिटा देना है, तभी तुम अपने चाहने वालों को बचा पाओगे और तुम्हें इस गांव का सबसे पावरफुल निंजा बनना है। और तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सागिरी और गायमारू के बीच में फाइट हो रही होती है। यहाँ पर सागिरी कहती है कि मुझे चोट पहुंचाना रूल के खिलाफ है गायमारू पर। गायमारू कहता है कि क्या तुमने अपने साथी की बात नहीं सुनी, इस मिशन का खाली एक ही गोल है, बस उस एलेक्जेंडर को हासिल करना, चाहे वो हम किसी भी हालत में करें। और अगर इवाकाकुरे गाँव के निंजा यहाँ पर आ गए तो सभी के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ जाएगी, इसलिए मुझे उनके आने से पहले एलेक्जेंडर को हासिल करके यहाँ से जाना होगा। और मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर लेकिन इस समय तुम मेरे रास्ते का कांटा हो जिसे मुझे अपने सामने से हटाना होगा। और सागिरी समझ जाते हैं कि गायमारू बहुत ही ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है और अपने आप को बचाने के लिए गायमारू को मारना ही होगा। पर लेकिन सागरी उसे मारना नहीं चाहती थी और हम गायमारू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मैं इसे मारने में इतना ज्यादा हिचकिचा क्यों रहा हूँ। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गायमारू की वाइफ उससे कह रही होती है कि दूसरों को ना मारने की इच्छा तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी एक ताकत है। जिस पर गायमारू कहता है ये बकवास बात है, मैं एक बेरहम निंजा हूँ। जिस पर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो जब मैंने तुम्हें किस किया था तो तुम इतने ज्यादा शर्मा क्यों रहे थे? तुम्हें हमेशा बस अपने दिल की बात सुननी चाहिए। तुम पहले वाले गायमारू दा हॉलो नहीं रहे। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, चाहे फिर हमें इस गाँव को छोड़कर अकेले क्यों ना रहना पड़े। गायमारू जब से अपनी वाइफ से मिला है तब से उसके अंदर भी इमोशन आने लगे हैं, पर लेकिन वही चीज उसे कमजोर भी बना रही है। और जब एक मिशन के दौरान एक इंसान ने उसे धमकी दी थी कि वो उसकी बीवी को जान से मार देगा, तो गायमारू अपना आपा खो देता है और उस इंसान को बेरहमी से मार देता है। और जब दूसरे मिशन में गायमारू का शिकार उससे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे बीवी बच्चे मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये बात सुन के गायमारू उसके ऊपर हमला करने से हिचकिचाने लगता है। और यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जो सागरी होती है वो गायमारू से हार चुकी होती है और गायमारू उसको मारने वाला होता है, पर लेकिन वो हिचकिचा रहा होता है उसे मारने से। और तभी गायमारू को अपने गाँव की चीफ की एक बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे अपने करीबियों की जान नहीं बचा पाओगे। और यहाँ पर वो सागरी की तलवार को तोड़ के उसे मारने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। गाँव के चीफ की बात गायमारू के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है और वो अपनी फीलिंग्स को छोड़ देता है और सागरी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। पर लेकिन यहाँ पर गायमारू के प्यार की ताकत उसकी नफरत से ज्यादा बड़ी होती है और सागरी उसके फेस को देखकर समझ जाती है कि गायमारू अपने आप को बदलने की कोशिश तो कर रहा है, पर लेकिन जिस तरह उसकी परवरिश हुई है और साथ ही उसको बचपन में जो ट्रॉमा मिला है वो उसको ऐसा करने से रोक रहा है। और तभी गायमारू रोते हुए कहता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर बन चुका हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाऊंगा। सागरी कहती है कि यहाँ से तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है जीना। उसे कहते हैं कि जब तुम खुल के रो सको और कुछ फील ना करना मौत के बराबर होता है। तुम्हें हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम अपने प्यार के लिए लड़ सकते हो क्योंकि तुम अब पहले वाले गायमारू दा हॉलो नहीं रहे। और तभी सीन चेंज होता है और हम तामिया और उसके एग्जीक्यूशनर को देखते हैं। वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ अजीब सी मूर्तियां होती हैं, लेकिन तभी तामिया के हाथ के ऊपर एक कीड़ा काट लेता है जिसका चेहरा डीमन की तरह होता है। और ये देखकर तामिया अपने उस हाथ को काट लेता है और हम देखते हैं कि उस हाथ के अंदर बहुत सारे फूल उग जाते हैं जैसे उस इंसान के पूरे शरीर पे उग गए थे जो लौता सर्वाइवल बचा था। लेकिन तभी कहीं से एक आवाज आती है और एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा होता है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। और तभी हम गायमारू और सागरी को देखते हैं जिसके सामने मछली जैसा एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसके 6 हाथ होते हैं और वो उनको मारने के लिए आया होता है। यहाँ पर सागरी उसको देखकर डर जाती है थोड़ी सी। और तभी हमें तामिया का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बंदे उसे डरा करते थे। और तभी वो बंदा एक लॉर्ड से मिलने के लिए जाता है जिसके लास्ट टर्न में ड्रैगन आता था। इसी वजह से उस बंदे ने अपने घर के मेन डोर के बाहर एक ड्रैगन की आकृति बनवाई थी। और तभी वो बंदा नशे में मजाक में बोल देता है कि तामिया तुम्हारे नाम में भले ही ब्लेड ऑफ ड्रैगन आता हो पर लेकिन तुम कभी भी एक रियल ड्रैगन को नहीं हरा सकते हो। और इस बात से गुस्सा होकर जो तामिया होता है वो उस ड्रैगन वाली आकृति को बीच से काट देता है और इस वजह से तामिया इसका एक दुश्मन बन जाता है और ये बंदा ऑफिसरों को कहकर इसे गिरफ्तार करवा लेता है। और हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर तामिया कह रहा होता है कि एक बार बस मेरी सजा माफ हो जाए फिर उस लॉर्ड के मैं मेंशन के 2 टुकड़े कर दूंगा। जो बात सुन के फूची कहता है कि तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं। तामिया कहता है कि ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, क्या क्रिमिनल्स को मार के तुम्हें मजा आता है? जिस पर फूची कहता है कि नहीं, हम उन्हें सिर्फ मारते ही नहीं है बल्कि उनके ऊपर न्यू हथियारों को भी टेस्ट करते हैं और मुर्दा लाशों से दवा किस तरह बनानी है हम ये भी स्टडी करते हैं। और आखिरी बात, अगर तुमने मेरे या मेरे क्लैन की बेइज्जती की तो मैं तुम्हें बीच में से चीर के रख दूंगा। और कुछ दूर चलने के बाद तामिया कहता है हम ऐसा करते हैं कि इस आइलैंड पे मौजूद क्रिमिनल्स को मार देते हैं जिससे उस एलेक्जेंडर को ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पर इन लोगों को नहीं पता है कि क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक चीज इस आइलैंड के ऊपर उनका इंतजार कर रही है। और हम यहाँ पर गायमारू को देखते हैं जिसके सामने वो मछली वाला मॉन्स्टर खड़ा होता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर गायमारू भी उस बंदे से फाइट करने के लिए मतलब कि उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको काफी हद तक डैमेज भी कर देता है। पर लेकिन शिनोबी का रूल नंबर 5 की अननोन दुश्मन से फाइट नहीं करनी चाहिए। गायमारू सोचता है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर गायमारू को पकड़ लेता है और यहाँ से वहाँ पटकने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। इतनी देर से गायमारू को एक खरोच भी नहीं आई थी पर लेकिन उस मॉन्स्टर ने गायमारू को घायल कर दिया, जो देखकर गायमारू कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से कहीं दूर भागना होगा। पर लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से मॉन्स्टर घेर लेते हैं और ये देखकर सागरी थोड़ी सी घबरा जाती है कि आखिर किस तरह के मॉन्स्टर है। गायमारू सोच रहा होता है क्या हम यहाँ से भाग भी सकते हैं, इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। और हम सागरी को देखते हैं जो इन सबको देख के एकदम ब्लाइंड हो चुकी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये सब कौन है और एक पल के अंदर ही सब कुछ बदल गया। पर यहाँ पर हम गायमारू को देखते हैं जो अपनी एक फायर टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मार रहा होता है। और यहाँ पर सागरी इतनी खो जाती है इन सब के अंदर के उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है और कुछ सेंटीपीड्स ने उसे पकड़ भी लिया होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला है। लेकिन
तभी गावी मारू सही समय पर आके उसे बचा लेता है और गावी मारू ने उसके हैंड को भी कट कर दिया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की को बचाने के लिए मेरा शरीर अपने आप रिएक्ट क्यों कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर यूजुरिया और दो नए एग्जीक्यूशनर आते हैं जिनमें से एक उस मॉन्स्टर को मार देता है। गावी मारू कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं थी, तुम जानती हो ना कि हम एक दूसरे के दुश्मन है। जिसपे यूजुरिया कहती है कि मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, पर लेकिन यहाँ के नजारे को देखकर लगता है कि तुमने अकेले ही सबको ठिकाने लगा दिया है। तो मेरा कहना है कि हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। पर गावी मारू उसके लिए मना कर देता है और वो उसको फोर्स करने लगती है और उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। पर लेकिन यहाँ पर गावी मारू एकदम सख्त लौंडा होता है, वो उसके हाथ को मरोड़ देता है और कहता है कि ये तुम्हारी बकवास चालें मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली है। तभी सागरी कहती है कि सभी के पास तो एक एग्जीक्यूशनर था ना, तो इसके पास दो क्यों है। जिस पर कैंशी नाम का एक एग्जीक्यूशनर कहता है कि इसने जिस क्रिमिनल के साथ मिलकर टीम बनाई थी इसने उसे ही मार दिया और मैं समझ गया कि इसे संभालना एक एग्जीक्यूशनर की बस की बात नहीं है, इसीलिए अब मैं भी इसके ऊपर नजर रख रहा हूँ। सागरी कहती है कि ये जगह पता नहीं क्या है पर लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें एलेक्सर को ढूंढ के जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अगेन दोबारा से यूजुरिया अपने गावी मारू के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, पर लेकिन यहाँ पर गावी मारू उसका हाथ मरोड़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। यूजुरिया कहती है कि भरोसा करने के लिए हम कोई छोटे बच्चे नहीं है और एलेक्सर मिलने के बाद भी हम में से कोई एक ही आजाद हो पाएगा, इसलिए जब तक हम साथ में हमें मिलकर काम करना चाहिए। गावी मारू कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ काम करके मेरा क्या ही फायदा होने वाला है। जिस पर यूजुरिया कहती है कि तुम मुझे ताकत दो और मैं तुम्हें जानकारी दूंगी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस आइलैंड के ऊपर सबसे बड़ा खतरा वो मॉन्स्टर है, पर लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक है ये छोटे मोटे कीड़े। इनका चेहरा एकदम इंसानों की तरह है और साथ ही अगर वो एक बार तुम्हें काट लेते हैं तो तुम्हारा हाल भी उस फूल वाले इंसान की तरह हो जाएगा जिससे हमने पहली बार देखा था। और जहाँ तक बात है सेंटीपीड की, वो सिर्फ मरे हुए लोगों को ही खाते हैं। गावी मारू कहता है कि आखिर तुमने इतना सब कुछ पता कैसे लगाया। जिस पर यूजुरिया बताती है कि उसने माकिया को एक चादर की तरह यूज किया और उसके ऊपर सभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और जब मेरा काम निकल गया तो मैंने उसे मार दिया। और तभी ये मोटू कहता है कि इस आइलैंड के ऊपर हमने जितनी भी मूर्ति देखी है और जिस तरह की उनकी बनावट है वो बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। यूजुरिया कहती है तो चलो ठीक है, अब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और जो भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं पहले तुम्हें दूंगी। पर लेकिन यहाँ पर हम सागरी को देख कर जैसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें आजा चोबी और तोमा नाम के एक एग्जीक्यूशनर को दिखाया जाता है जिनके सामने तीन बड़े बड़े मॉन्स्टर खड़े होते हैं। पर लेकिन आजा चोबी एक बैड से स्माइल देता है और उन सभी को मारने लगता है क्योंकि इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। और तभी हमें इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई है और बचपन में इनकी पेरेंट्स की मौत के बाद भी ये बंदा कभी भी नहीं रोया और इतनी ज्यादा छोटी उम्र में ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैंग का लीडर भी बन गया। और जब शिनोबी के एक समारोह ने इसे पकड़ लिया तो ये बंदा बिल्कुल भी नहीं घबराया और इसने तोमा को अकेले ही वहाँ से जाने दिया कि वक्त आने पर ये इसे बचा सके। और बहुत ही कम वक्त के अंदर ही तोमा यामादा क्लैन के अंदर घुस गया और वहाँ का एक एग्जीक्यूशनर बन गया और एक महीने के अंदर ही अपने भाई को आजाद करवा लिया। और हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की तादाद और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। और तभी जो आजा चोबी होता है अपने भाई तोमा को भागने के लिए कहता है, पर लेकिन यहाँ पर तोमा को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और यहाँ पर जो आजा चोबी होता है वो उसकी तरफ बिना देखे आगे भागने लगता है और ऐसा लग रहा होता है कि आजा चोबी अपने भाई को धोखा देकर वहाँ से निकल गया। यहाँ पर तोमा सोच रहा होता है कि उसके भाई ने उसे धोखा क्यों दिया, क्योंकि शायद वो अपने भाई की तरह अपने आप को कभी भी मुश्किल हालातों में नहीं डाल पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आजा चोबी वापस आ जाता है और उन्हीं के हथियारों से उन्हें मारने लगता है, मतलब कि इसने अपने भाई को धोखा नहीं दिया। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर आजा चोबी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे थोड़ा सा घायल कर देता है। और तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि दूसरों को चोट पहुंचाना या मारना गलत बात है। और वहाँ पर और भी मॉन्स्टर इकट्ठे होने लगते हैं और ये दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर बात कैसे कर पा रहे हैं। तोमा कहता है कि ये जगह कहीं से भी पैराडाइज नहीं है, ऐसा लग रहा है ये कोई नर्क है जहाँ पर हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। तभी आजा चोबी कहता है कि ये सब भाड़ में जाए, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ और उन सभी को मारने लगता है। और तभी हमें एक और बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आजा चोबी और उसका भाई एक समारोह क्लैन से बिलोंग करता है, पर लेकिन उनके हेड ने एक क्राइम कर दिया था जिस वजह से इनके पूरे क्लैन को सजा भुगतनी पड़ी। आजा चोबी के फादर की डेथ के बाद ये लोग एकदम अनाथ हो गए और इन्होंने एक पेनफुल लाइफ जी है। और तभी सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर आजा चोबी कहता है कि अगर इस आइलैंड के ऊपर मॉन्स्टर है तो पक्का एलेक्सर भी होगा। हम इस आइलैंड के ऊपर सभी एग्जीक्यूटर और साथ ही सभी क्रिमिनल्स को मार देंगे और उस एलेक्सर को खुद पी जाएंगे। और सीन चेंज होता है और हमें सागरी को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुकी होती है और ये मोटू उसको कहीं पर लेकर जा रहा होता है, मतलब सभी जा रहे होते हैं और वो एक सपना देखते हैं जिसके अंदर उसके फादर उसे बहुत ही ज्यादा भयानक नजरों से घूर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और उसके सामने खड़ा एग्जीक्यूशनर उसे कहता है कि तुम कीड़ों के जहर की वजह से बेहोश हो गई थी, पर लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो लोग एक पेड़ के अंदर छुपे हुए होते हैं। और जब वो बाहर आकर देखती है तो गावी मारू सभी के लिए खाना बना रहा होता है और ये मोटू कपड़े सिल रहा होता है और यूजुरिया आराम से सो रही होती है। तभी गावी
गाइमारू कहता है कि मैंने जंगल में से खाने पीने की चीजों को ढूंढकर इस खाने को बनाया है, पर लेकिन जंगल में एक्सप्लोर करते समय मुझे वो फूल दिखे जो उस आदमी के ऊपर उगे हुए थे। और वो ये भी कहता है कि जिन 50 समरॉय को इस आइलैंड के ऊपर भेजा गया था वो कहाँ पर गए। उसे ऐसा लगता है कि वो समरॉय इसी आइलैंड के ऊपर दफन हो गए और एक फूल बन गए। और तभी ये मोटू बताता है कि इस आइलैंड के ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब मूर्तियां देखने को मिली हैं जो बुद्धिज्म से बिलोंग करती हैं। अगर ऐसी बात है तो इस आइलैंड के ऊपर इंसान भी जरूर होंगे। तभी सागरी कहती है ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस आइलैंड के ऊपर मॉन्स्टर और साथ ही ये कीड़े उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इन मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लगता है कि किसी इंसान के चेहरे के ऊपर मॉन्स्टर का चेहरा चिपका दिया गया हो। पर सोचने वाली बात यह है कि इन मॉन्स्टर के पास मांस, हड्डियां और इंटरनल ऑर्गन है, पर इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तभी ये एग्जीक्यूशनर कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अजीब है और साथ ही सच्चाई से बहुत ही ज्यादा दूर है। और हम गाइमारू को देखते हैं जो एक बैड स्माइल में कह रहा होता है बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जीने वाले मॉन्स्टर पक्का इस आइलैंड के ऊपर एलेक्सर जरूर होगा और मुझे उसे कैसे भी ढूंढना होगा ताकि मैं आजाद हो सकूं और अपनी वाइफ से मिल सकूं। पर लेकिन तभी ये एग्जीक्यूशनर कहता है कि नहीं, पहले हमें इस आइलैंड का इकोसिस्टम समझना होगा, ये मॉन्स्टर कहाँ पर और किस तरह रहते हैं और यही तरीका है जिससे हम एलेक्सर को ढूंढ सकते हैं। और फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है। तभी वहाँ पर वेंजी आता है और सागिरी से कहता है कि तुम्हें नाव में बैठकर गाँव वापस लौट जाना चाहिए। तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम यामादा क्लैन के अगले वास से शादी करो। तुम शोगुन की चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम प्लीज मेरी बात को मानो और इस आइलैंड से चली जाओ। पर लेकिन यहाँ पर सागिरी इस मिशन को पूरा करना चाहती थी, जिस पर वेंजी कहता है कि तुम्हारे पास गाइमारू को मारने की ताकत नहीं है, ऊपर से तुमने किसी और की तलवार को उठा रखा है। एक समारोह की तलवार ही उसकी शान होती है जिसे तुम पहले ही गवा चुकी हो और ऊपर से बस तुम तलवार चलाने में ही माहिर हो, ना कि किसी जंग को लड़ने में, इसलिए तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से कैंशी आ जाता है और कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि वापस लौटना आसान होगा। इस आइलैंड से निकला हुआ एक भी एग्जीक्यूटर जिंदा वापस नहीं गया है। मुझे नहीं लगता है कि नाव की हेल्प से भी हम लोग इस आइलैंड से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हम तेंजा और नोरुगाई को देखते हैं। यहाँ पर नोरुगाई कह रहा होता है कि अरे यार अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो वो लोग मुझे बाहर मार ही देंगे। यहाँ पर तेंजा कहता है कि नहीं, मैं शोगुन से बात करके तुम्हारी सजा को कम करवा दूंगा। और तभी तेंजा को एक बड़ी सी शिप नजर आती है और जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो कोई शिप नहीं है बल्कि बस उसका एक मलबा ही है। उन लोगों की शिप है जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। और तभी तेंजा को उन शिपों के बीच में से कोई भागता हुआ नजर आता है और वो अपनी तलवार को बाहर निकालने वाला होता है। लेकिन तभी पानी के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं और उनकी बोट को तोड़ देते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए बाहर से भाग रहे होते हैं और साथ ही फाइट भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर नोरुगाई सोच रहा होता है कि अरे यार लगता है कि ये मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग नोरुगाई से गांव का पता पूछ रहे होते हैं क्योंकि वो भटक चुके होते हैं। लेकिन ये सभी लोग समरॉय हैं जो राज्य से दूर बसे आदिवासियों को मारने के लिए आए हैं और इंसानियत के नाते जो नोरुगाई होता है वो उन लोगों को गाँव ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर लेकिन ये सभी आदिवासी वही लोग हैं जो शोगुन का गुलाम बनने से इनकार कर देते हैं, इसलिए ये सभी समरॉय इन सभी को मार देते हैं और अगले गांव की लोकेशन जानने के लिए नोरुगाई को अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर नोरुगाई सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सभी लोग मेरी वजह से मारे गए हैं। अगर मैं इन लोगों को नहीं लाता तो शायद ये सभी लोग यहाँ पर अभी जिंदा होते। वो बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर तेंजाई आता है और उससे कहता है कि बच्चे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी जान को बचा सकता हूँ। अगर तुमने इस मिशन को पूरा कर लिया तो सरकार तुम्हें जिंदा छोड़ देगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे इतने छोटे बच्चे को सजा मिले। यहाँ पर नोरुगाई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो गाँव वालों के लिए जिंदा रहे या फिर अपने किए गए गुनाहों की सजा भुगते। और तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों भाग रहे होते हैं और तभी उसके सामने एक एग्जीक्यूशनर आता है, मतलब कि उसकी बॉडी आती है जिसके ऊपर फूल उगे हुए होते हैं। और यहाँ पर नोरुगाई जब केशो की लाश को देखता है तो उसे अपने दादाजी की याद आने लगती है और तभी नोरुगाई कहता है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, लगता है कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। पर लेकिन यहाँ पर तेंजा कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो और यहाँ पर वो उससे पूछता है क्या तुम जीना चाहते हो। और यहाँ पर नोरुगाई को अपने दादाजी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और उससे कहता है कि मैं हाँ जीना चाहता हूँ और अपने गाँव वापस लौटना चाहता हूँ। और यहाँ पर तेंजा नोरुगाई को अपने शॉट देता है और उससे कहता है कि तुम वापस से आइलैंड लौट जाओ, वहाँ पर एक बोट खड़ी हुई है। और तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि तेंजा और नोरुगाई बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में उस आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं। नोरुगाई कहता है कि चारों तरफ से हवा की दिशा इसी आइलैंड की तरफ है, यहाँ से बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी तेंजा कहता है कि उन बोट के मलबों ने इस आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है, पर लेकिन जब हम लोग इस आइलैंड के ऊपर आ रहे थे तब हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, तो पक्का इस आइलैंड से बच के निकलने का यहाँ से कोई रास्ता तो होगा। और फिर वो दोनों अपना खून साफ कर रहे होते हैं और तभी पता चलता है कि जो नोरुगाई है वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जिस पर तेंजा कहता है क्या तुम एक लड़की हो, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि तुम जल्दी से कपड़े पहनो। और उसे कहता है कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले अपने दूसरे साथियों को ढूंढ लेना चाहिए, पता नहीं इस आइलैंड के ऊपर कैसे कैसे मॉन्स्टर हो सकते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हम बाकी सब लोगों को देखते
देखते हैं यहाँ पर केंशिन कह रहा होता है सागिरी से कि मैं डेंजी की बात से सहमत हूँ, पर लेकिन मुझे लगता है कि गाइमारू को रोकने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैंने नोटिस किया है कि गाइमारू पहले के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा बदल गया है और इसकी वजह मुझे तुम लगती हो। और कुछ देर बाद रात भी हो जाती है और हम गाइमारू को देखते हैं जो उस एक जगह की पहरेदारी कर रहा होता है, लेकिन तभी वापस सागिरी आ जाती है क्योंकि अब उसकी बारी है उस जगह की पहरेदारी करने की। लेकिन तभी गाइमारू सागिरी को शुक्रिया कहता है और कहता है कि तुमने मुझे शांत करने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। अगर मैं जल्दबाजी में काम करता तो अभी तक मैं मारा जाता। और वो कहता है कि मैं बस अपनी वाइफ के साथ एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ और अब इवाकाकुरे गाँव के निंजा मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं वहाँ से भागूंगा नहीं बल्कि उनका डट के सामना करूंगा। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जो डेंजी होता है वो सागिरी को नाव के पास ले जाने लगता है, लेकिन सागिरी कहती है कि आप लोगों को क्या लगता है कि औरतें बस घर चलाने और बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं और मेरे फादर भी मुझे डिस्कस्टिंग नजरों से देखा करते थे, तो प्लीज अगर मैं आज यहाँ से चली गई तो कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो डेंजी होता है उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और अपनी तलवार निकाल कर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो सागिरी होती है वो उसकी तलवार को उसके हाथों से ही छीन लेती है। और ये देखकर डेंजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, एक समारोह की तलवार उसकी जान होती है तो इसे वापस करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेंजी के पीछे रोकुरुता आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। और तभी हमें रोकुरुता का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो रोकुरुता होता है वो अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने पूरे गाँव वालों को भी मार देता है, मतलब की ये बैल बुद्धि है। और तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डेंजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, मतलब कि उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तभी जो रोकुरुता होता है वो सागिरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी सही समय पर वहाँ पर गाइमारू आ जाता है जो रोकुरुता को एक किक मारता है और वो कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है, इसके ऊपर मेरे हमले का असर क्यों नहीं हो रहा है और इस बंदे की आंखें कितनी ज्यादा डरावनी है। अगर मेरे हमलों का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है तो लगता है कि मुझे इसे जान से मारना पड़ेगा, पर लेकिन आखिर में इसे मार कैसे सकता हूँ। और तभी गाइमारू को शिनोबी का रूल नंबर 9 याद आता है कि पहले अपने अपोनेंट की ताकत और कमजोरी को जान लेना चाहिए। और तभी हम रोकुरुता को देखते हैं जो एक पूरा पेड़ उखाड़ देता है और गाइमारू के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन गाइमारू उसके हमले को डॉज कर लेता है और वो यूजुरिहा से मदद मांगता है। लेकिन यूजुरिहा कहती है कि मेरा काम है जानकारी निकालना और तुम्हारा काम है लड़ना, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। गाइमारू कहता है कि क्या सर दर्द है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके रोकुरुता के ऊपर बहुत सारे पत्थरों से हमला करता है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होता है। और तभी गाइमारू अपने कपड़े को स्टील के ब्लेड की तरह यूज करता है और रोकुरुता के ऊपर बहुत सारे हमले करता है, लेकिन इसका भी कुछ असर नहीं होता है। और हम यहाँ पर रेंजी को देखते हैं जिसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है और सागिरी कपड़े से उसका खून रोकने की कोशिश करती है। रेंजी कहता है कि इन सब का कोई भी असर नहीं होने वाला है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर सागिरी जान से मना कर देती है क्योंकि वो अपने सीनियर को ऐसे मारता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती है। रेंजी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो, अभी कुछ देर पहले एक मर्द की तरह तुम मुझसे लड़ रही थी लेकिन अब एक औरत की तरह रो रही हो। यहाँ पर रेंजी अपनी तलवार देते हुए कहता है कि ये मेरी तलवार है और एक वॉरियर की तलवार ही उसके लिए उसकी जान होती है और मैं अपनी जान तुम्हें दे रहा हूँ। सागिरी अगर रोकुरुता यहाँ पर है तो उसने आइजन को अभी तक मार दिया होगा और अगर तुम एक वॉरियर हो तो मैं तुम्हें भागने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। सागिरी यामादा लो मेरी तलवार पकड़ो और रोकुरुता का सर धड़ से अलग कर दो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गाइमारू को देखते हैं जो उस पहलवान से लड़ाई कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर ये 2v1 होता तो शायद मैं इसे हरा सकता था, लेकिन तभी सागिरी रोकुरुता की एक फिंगर को कट कर देती है और कहती है कि अगर दो हड्डियों के बीच में वार किया जाए तो बड़े से बड़े इंसान की भी गर्दन को बड़े आसानी से काटा जा सकता है। और हम देखते हैं कि जो केंशिन होता है वो यूजुरिहा से कहता है कि तुम्हें लगता है कि हमें रेंजी की मदद करनी चाहिए, पर लेकिन यूजुरिहा कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करके बस चुपचाप बैठे रहो और वैसे भी अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इन लोगों के मरने के बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि गाइमारू और सागिरी डिसाइड करती है कि इस मॉन्स्टर को मारने के लिए उन्हें इसकी गर्दन को कट करना होगा। गाइमारू कहता है कि तुम इसके पैरों के ऊपर हमला करके इसे गिराने की कोशिश करो और मैं इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करके इसे मार दूंगा। और जब सागिरी उसके पैरों के ऊपर हमला करती है तो देखते है कि उसके हमला करने से उसे एक छोटी सी भी खरोच नहीं आई होती है। और यहाँ पर जब रोकुरुता गाइमारू के ऊपर हमला करता है तो गाइमारू उसके पंच को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इतनी ज्यादा ताकत को देखकर गाइमारू भी सोचने लगता है कि आखिर इसके अंदर किस लेवल की ताकत है। यहाँ पर सागिरी कह रही होती है कि ज्यादा हिलने डुलने की वजह से इसकी हड्डियों के बीच में गैप कम हो रहे हैं, इसलिए काटने में इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और हम गाइमारू को देखते हैं जो उससे फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैर में मोच आ जाती है और यहाँ पर इन दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसे अब हराए कैसे। और तभी जो रोकुरुता होता है वो बहुत ज्यादा जोर से रोने लगता है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और ये इतनी ज्यादा जोर से रो रहा होता है कि सबके कानों में दर्द होने लगता है। और हम देखते हैं कि गाइमारू की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और रोकुरुता उसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन सागिरी गाइमारू को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर गाइमारू अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। और सागिरी के सामने उसकी मौत होती है, लेकिन वो अपने आप को शांत रखती है और अपनी गॉड लेवल स्किल की वजह से रोकुरुता के हमले को रोक लेती है। और इसे देखकर गाइमारू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि यही
यही है इसकी असली ताकत जो उस दिन उसने मुझे जेल में दिखाई थी। और हमें बताया जाता है कि यामादा क्लैन के अंदर सागेरी का जो रैंक है वो 12वां रैंक है और वो इस वजह से है क्योंकि वो एक लड़की है। अगर स्वॉर्डमैन स्किल की वजह से रैंक दिया जाए तो सागेरी नंबर 1 पर आएगी। और यहाँ पर हम रेंजी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि एक वॉरियर होने के नाते इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये लड़की किसी से भी लड़ सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सागेरी है वो रोकुरुता के ऊपर बहुत सारे हमले करती है और जब रोकुरुता नीचे गिर जाता है तो सागेरी उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो बंदा एक मेंढक की तरह छलांग मारकर उससे दूर हट जाता है। और अगर अब इन दोनों को रोकुरुता को हराना है तो गाइमारू को अपना सबसे खतरनाक अटैक परफॉर्म करना होगा जिसका नाम है असाइटिक ब्लेज। और यूजुरिया समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वो केंशिन को यहाँ से भागने के लिए कहती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गाइमारू होता है वो रोकुरुता के ऊपर जलते हुए पत्थरों और पेड़ों से हमला करता है और देखते ही देखते वहाँ पर आग भी लग जाती है। और आग लगने की वजह से वहाँ पर इतना ज्यादा धुआं हो जाता है कि रोकुरुता को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और साथ ही लंबी हाइट होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और जैसे ही रोकुरुता धुएं से बचने के लिए नीचे बैठता है तो गाइमारू उसका हाथ पकड़ लेता है और वो सागेरी से कहता है कि तुम जल्दी करो, मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। और हम सागेरी को देखते हैं जो एक लंबी सांस लेते हुए अपने आप को शांत रखती है और रोकुरुता के ऊपर अटैक कर देती है। और सागेरी को देखकर रोकुरुता को अपने मम्मी पापा की याद आने लगती है और वो कहता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा भूखा क्यों रहता हूँ और मेरे साथ कोई खेलता क्यों नहीं है और कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है। जिस पर सागेरी उसको एक मॉम की तरह समझाती है कि तुमसे कोई भी नफरत नहीं करता, जो भी नफरत करते थे अब वो नहीं रहे और इसलिए अब तुम्हें भी एक गहरी नींद में सो जाना चाहिए। और यहाँ पर रोकुरुता मारा जाता है और जंगल में लगी आग इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि इन लोगों का वहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सागेरी अपने दोस्तों की मौत का गम भी नहीं मना सकती है क्योंकि उसे अभी मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जहाँ पर नॉर्मली जंगल में आग लगने पर जानवर वहाँ से दूर भागते हैं, लेकिन वहीं पर ये मॉन्स्टर उसी आग के पास आ रहे होते हैं। और ये देखकर गाइमारू को एक आइडिया आता है कि जिस तरफ से ये मॉन्स्टर आए हैं हमें उसी डायरेक्शन में ही जाना होगा। क्या पता हमें एलेक्सर को ढूंढने के लिए कोई सुराग मिल जाए। और कुछ देर भागने के बाद इन्हें केंशिन और यूजुरिया भी मिल जाते हैं, पर लेकिन वो दोनों किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। और सागेरी और गाइमारू भी जब उन लोगों के पास जाते हैं तो वो दोनों भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस पहाड़ के नीचे एक गाँव बसा हुआ है। और तभी केंशिन बोलता है कि अगर ये जगह सच में शिनशिन क्यों है तो यहाँ पर पक्का सन्यासी रहते होंगे। और तभी सीन चेंज होता है और हम आधा चोबी और तोबा को देखते हैं जो उन मॉन्स्टर को मार के उन्हीं का खून पी रहे होते हैं। और तभी आधा चोबी पूछता है कि तुमने पहले एक सन्यासी की बात की थी, आखिर वो लोग है कौन। जिस पर तोबा बताता है कि शिनशिन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग सन्यासी वो लोग हैं जिनके पास आधुनिक शक्तियां है और ऐसा माना जाता है कि शिनशिन क्यों में पहले सन्यासी रहा करते थे ना कि मॉन्स्टर। जिस पर आधा चोबी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उनको भी मार के उनका खून पी जाऊंगा। लेकिन तभी आधा चोबी को किसी और की मौजूदगी महसूस होती है और जब वो दोनों पेड़ के ऊपर देखते हैं तो उन्हें दो अजीब से इंसान दिखाई देते हैं। जिस पर ये लड़की आपसे लड़का पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कौन। जिस पर आधा चोबी बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और ये बात सुनकर जो येलो वाली लड़की होती है वो अपने आप को एक लड़के में बदल लेती है और कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम गाइमारू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इस गाँव में मॉन्स्टर है या फिर कोई सन्यासी, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो हमारे दोस्त है या फिर दुश्मन। और तभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची इन लोगों को एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रही होती है, लेकिन तभी गाइमारू उसे नोटिस कर लेता है और बच्ची वहाँ से भागने लगती है और गाइमारू उसका पीछा करने लगता है। और जैसे ही गाइमारू उसकी हुडी निकालने वाला होता है तभी उसके ऊपर एक पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है। गाइमारू उसके हमले को डॉज करता है और कहता है कि हमें किसी भी हालत में उस लड़की को पकड़ना होगा, शायद वो इस आइलैंड के बारे में कुछ जानती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गाइमारू उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे अपने सामने से हटा देता है और वापस से उस बच्ची का पीछा करने लगता है। और यहाँ पर सागेरी इस मॉन्स्टर को इन दोनों के भरोसे छोड़कर गाइमारू का पीछा करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि यूजुरिया केंशी का चश्मा निकाल देती है और किसी चीज को पीने लगती है। वो कहती है कि ये मेरी एक टेक्निक है पर मैं नहीं चाहती कि तुम इसे देखो। और तभी हम देखते हैं कि यूजुरिया के शरीर से कोई अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है। और तभी हम गाइमारू को देखते हैं जो उस बच्ची का पीछा कर रहा होता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम इस जगह को बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हो। और तभी गाइमारू उस बच्ची का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जो वो बच्ची होती है वो गाइमारू को उठाकर जमीन पर पटक देती है। और ये चीज देख गाइमारू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी छोटी बच्ची में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। और तभी वापस सागेरी आ जाती है जो उस बच्ची से कहती है कि तुम डरो मत, हम तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन तभी वो बच्ची अपने पंच से सागेरी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए गाइमारू बीच में आ जाता है। पर इस पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि गाइमारू के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होने वाला होता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में अपनी वाइफ की एक इमेज आती है और वो वापस होश में आता है और सोचता है कि अगर मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया तो अपनी वाइफ से नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए मुझे किसी भी हालत में इस मिशन को पूरा करना होगा। और तभी गाइमारू सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो पेड़ पे लगी डालों का इस्तेमाल करके उस बच्ची को पकड़ लेता है। यहाँ पर वो लड़की उस डाल से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन गाइमारू कहता है कि मुझे उस अमृत की तलाश है, इसलिए ज्यादा उछल कूद मत करो वरना तुम्हें जान से मार
मार दूंगा। और गाइमारू की इस धमकी को सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत जोर से रोने लगती है। और यहाँ पर जो सागरी होती है वो उस लड़की को नीचे उतार के उसे शांत कर रही होती है। और फिर जब वो दोनों वापस यूजुरिया और केंशी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि उन दोनों ने उस पेड़ वाले मॉन्स्टर को भी हरा दिया होता है। और यहाँ पर जब गाइमारू उस लड़की से पूछता है कि एलेक्सर कहाँ पर है तो लड़की कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। और तभी वो पेड़ वाला मॉन्स्टर कहता है कि इस लड़की को मुझे दे दो, मैं तुम्हें गाँव में ले चलता हूँ जहाँ पर वो एलेक्सर मिल सकता है। पर यूजुरिया कहती है कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, इससे अच्छा हम इसी बच्ची से पूछ लेते हैं कि वो एलेक्सर कहाँ पर है। पर लेकिन जब वो मॉन्स्टर कहता है कि इस गाँव में एक नहाने की बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है तो यूजुरिया मान जाती है। पर लेकिन अभी भी सागरी को इस मॉन्स्टर के ऊपर शक हो रहा होता है। और यहाँ पर गाइमारू को सिर्फ उस एलेक्सर से ही मतलब होता है। और गाइमारू कहता है कि अगर इसे चला के दिखाने की कोशिश की तो मैं इसे वहीं पर मार दूंगा। और फिर कुछ देर चलने के बाद वो लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं। पर लेकिन वो गांव बहुत ज्यादा वीरान था, वहाँ पर दूर दूर तक और कोई भी नहीं था। पर लेकिन घर के अंदर जाने के बाद गाइमारू जब अंदर की डेकोरेशन देखता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजुरिया नहा रही होती है और जो सागरी होती है वो उसके ऊपर नजर रख रही होती है। पर लेकिन गर्म पानी को देख के सागरी भी उसके साथ नहाने लगती है। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर इन लोगों के लिए खाने के लिए फल लेकर आया होता है और केंशी उन फलों को देखकर लार टपका रहा होता है, जिस पर गाइमारू कहता है कि अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखो, क्या पता इसके अंदर जहर मिला हुआ हो। पर लेकिन गाइमारू उस पेड़ से एकदम सीधा पूछ लेता है कि मुझे इस जगह और एलेक्सर के बारे में सब कुछ जानना है और ये भी कि तुम्हारा इस बच्ची के साथ क्या रिलेशन है। और फिर नहाने के बाद सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं और वो पेड़ वाला मॉन्स्टर बताने लगता है कि मुझे तुम इंसानों का तो पता नहीं है पर लेकिन इस आइलैंड के ऊपर भगवान रहते हैं। यहाँ पर गाइमारू पूछता है क्या वो एलेक्सर सच में एग्जिस्ट करता है, जिससे वो पेड़ बोलता है हाँ हम उसे टैन कहते हैं। गाइमारू कहता है कि अभी वो एलेक्सर मुझे कहाँ पर मिलेगा, जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि इस आइलैंड को 3 हिस्सों में बांटा गया है और सबसे अंदर वाले हिस्से में टैन को रखा गया है एकदम सेफ्टी से। और ये बात सुनकर गाइमारू को इस मिशन को पूरा करने की एक उम्मीद नजर आती है। पर लेकिन वो कहता है क्या तुमने सच में उस एलेक्सर को कभी अपनी आंखों से देखा है, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। जिससे वो मॉन्स्टर कहता है कि जब तुम इस आइलैंड के गॉड टेंशन से मिलोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। और तभी सीन चेंज होता है और अब आधा चोबी को देखते हैं जो टेंशन को बीच में से काट देता है, पर लेकिन वो रीजनरेट होने लगता है। और यहाँ पर वो पेड़ वाला मॉन्स्टर कह रहा होता है कि तुम ये सब बस इसलिए बोलो क्योंकि अभी तक तुमने उनसे फाइट नहीं किया, उनकी पावर का स्तर अलग ही लेवल पर है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है। और तभी हम देखते हैं कि टेंसी ने तोमा और आधा चोबी को बड़े आराम से हरा दिया होता है। और यहाँ पर गाइमारू तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि इस आइलैंड से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं जा पाया, तुम कहना क्या चाहते हो। जैसे वो पेड़ वाला मॉन्स्टर कहता है कि ना ही तुम मेरे दुश्मन हो ना ही मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें बस सच्चाई बता रहा हूँ। जो भी इस आइलैंड पे कदम रखता है उसे हमारे भगवान टेंसी मार देते हैं। हमारे भगवान टेंसी अपराधियों को सजा देते हैं, पर लेकिन वो जिन्हें भी सजा देते हैं वो आम मौत नहीं मरते हैं बल्कि वो एक खूबसूरत फूल में बदल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टेंसी आधा चोबी और तोमा को नीचे फेंक देते हैं और नीचे गिरने के बाद पेड़ की डालियां आधा चोबी को पकड़ने लगते हैं, पर लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पेड़ अपने हाथ को उखाड़ देता है और वापस से रिजनरेट करके दिखाता है और कहता है कि मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है। और वो अपना नाम बताता है होको और इस लड़की का नाम बताता है मैं और कहता है कि तुम मानो या ना मानो ये शिनशिन क्यों ही है और हम यहाँ पर हजारों सालों से रहते आ रहे हैं और इस आइलैंड के इंसानों का भाग्य हमारे भगवान के हाथों में ही है और उनके रहते हुए इस आइलैंड से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। और फिर कुछ देर बाद गाइमारू और सागरी बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं और सागरी कहते हैं कि गाइमारू तुम्हें क्या लगता है वो पेड़ सच बोल रहा है, जिस पर गाइमारू कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो पेड़ एकदम सच बोल रहा है सिवाय एक चीज के, उस गॉड टेंशन के। और यहाँ पर सागरी बताती है कि केंशी के मुताबिक टेंशन अभी तक का सबसे पावरफुल सन्यासी है और अभी वो सन्यासी उराई में मतलब कि इस आइलैंड के सबसे अंदर वाले हिस्से में उस एलेक्सर की रक्षा कर रहा है। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रियां है जो इन लोगों को सुलझानी है। पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सन्यासी हमें उस एलेक्सर को हासिल करने देगा। और फिर जो गाइमारू होता है जब वो वॉशरूम जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मैं पहले से ही नहा रही होती है। पर लेकिन गाइमारू बेशर्मों की तरह उसी लड़की के सामने अपने कपड़े उतारने लगता है और कहने लगता है कि हमारे गाँव में लड़के और लड़की साथ में नहा सकते हैं और वैसे भी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन सब चीजों के बारे में सोचे। पर लेकिन यहाँ पर सागरी देखती है कि उस लड़की के ऊपर एक गहरा सा निशान है और साथ ही उसके बाल भी बिगड़े हुए हैं। और फिर सागरी उस लड़की की नहाने में हेल्प करती है और साथ ही उसके बालों को भी ठीक कर रही होती है। गाइमारू कहता है ये कितने लापरवाह लोग हैं, हम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इलाके में है, पर लेकिन इन लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है। और तभी गाइमारू को अपने वाइफ की एक बात याद आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि गाइमारू की वाइफ उसे नहाने में हेल्प कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें नहाकर अपने आप को हमेशा फ्रेश रखना चाहिए वरना तुम लड़ाई के दौरान कभी भी बेहोश हो सकते हो, इसलिए तुम चुपचाप नहाओ। और यहाँ पर गाइमारू कहता है कि तुम मेरे लिए हमेशा बहुत ज्यादा खूबसूरत रहोगी, इसलिए तुम्हें मुझसे अपने इस घाव को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के जो वो होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है, मतलब कि खुशी से रोने लगती है। और तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर गाइमारू मे से कहता है कि तुम्हें अपने इस घाव को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसके चेहरे पे ऐसा ही घाव है, पर लेकिन मैंने आज तक उससे सुंदर कोई भी लड़की नहीं देखी है। और इसके बाद हम यामाडा क्लैन के डेंजा की
बैक स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम फकीर इंसान है और साथ ही उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा गरीब है और इसी के चलते लोग इसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहा करते थे। पर लेकिन ये उन्हीं को मार के अपना पेट भरा करता था और तभी डेंजा की लड़ाई कुछ स्वॉर्डमैन से हो जाती है और उन्हीं में से एक यामाडा क्लैन का एग्जीक्यूटिव होता है जो डेंजा को अपने साथ लेकर चला जाता है। और तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेंजा और नोरुगाई आइलैंड के किनारे पे घूम रहे होते हैं ताकि वो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सुनहरे बाल वाली लड़की आ जाती है, जिसे देखकर डेंजा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डेंजा कहता है कि आखिर ये कौन है और आई कहाँ से है, और तभी वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों है, मैंने जंगलों में बहुत सारे मॉन्स्टर की लाश देखी, ये बिल्कुल भी साधारण बात नहीं है। और वो कहती है क्या ये तुमने किया है, और देखते देखते वो लड़की भी एक लड़के में बदल जाती है। जैसे कि हमें पता है कि ये कोई टेंजी है और यहाँ पर मतलब कि ये भी एक सन्यासी है। और ये सब देख के ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ से भाग लगते हैं, जिस पर ये बंदा बोलता है कि भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और ये बंदा डेंजा के सामने आकर उसे बहुत ही हल्के से छूता है, पर लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि डेंजा बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और तभी वो सन्यासी नोरुगाई के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन वो उसके हमले से बच जाती है। जिस पर वो कहता है कि एक इंसान होने के बावजूद तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो। और फिर नोरुगाई डेंजा के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और ये सन्यासी इन लोगों की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी जो डेंजा होता है वो बहुत ही स्पीड में उठ के इसकी आंखों को कट कर देता है और कहता है कि नोरुगाई हम इसे नहीं हरा सकते हैं, इसलिए जब मैं तुम्हें इशारा करूँ तो यहाँ से भागना शुरू कर देना। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की आंख हील हो जाती है और वापस से डेंजा उसके ऊपर हमला कर देता है और इस हमले से उसकी गर्दन कट जाती है और साथ ही हाथ भी कट जाते हैं। और डेंजा कहता है कि नोरुगाई जल्दी से यहाँ से भागो, और वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी आधी कटी बॉडी के साथ उन्हीं के साथ भागने लगता है और हम देखते हैं कि इसकी गर्दन हील होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक तलवार आके उसकी गर्दन को वहाँ से कट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि ये एक और यामाडा क्लैन का मेंबर होता है जिसका नाम शियोन है। और तभी शियोन डेंजा से कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से भागो। और नोरुगाई पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है, जिस पर डेंजा बोलता है कि ये मेरे मास्टर है। नोरुगाई कहता है कि पर ये तो अंधे है ना, पर लेकिन अंधे होने के बावजूद ये जंगल में इतनी तेजी से कैसे भाग सकते हैं, जिस पर डेंजा बोलता है कि मेरे मास्टर के पास आंखें नहीं है, पर लेकिन उनके सारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट और उसे कई ज्यादा है। और फिर कुछ देर भागने के बाद ये तीनों उस लड़की से बच के आ जाते हैं और यहाँ पर डेंजा नोरुगाई को बताता है कि ये मास्टर है जिन्होंने मुझे तलवारबाजी सिखाई है और साथ ही यामाडा क्लैन में 4th नंबर पर आते हैं। तभी शियोन कहता है कि तुम अभी भी गलत तरीके से तलवार चला रहे हो, जिस पर डेंजा बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मुझे माफ कर देना, पर लेकिन आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। जिस पर शियोन कहता है कि मेरा काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से जा रहा था, पर लेकिन मुझे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला, पर लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे एक रास्ता मिला, पर लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जो भी इस आइलैंड से जा रहा है मैं उन्हीं के साथ चले जाता हूँ। डेंजा कहता है ठीक है हम दोनों आपके साथ चलेंगे, पर शियोन कहता है कि तुमने अभी तक इस क्रिमिनल को मारा क्यों नहीं। और वो बताने लगता है कि मेरे साथ जो लड़की थी उसने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसको उसी वक्त मार दिया। डेंजा शियोन को समझाने लगता है कि ये बस एक छोटी बच्ची है और इसने आज तक कुछ भी गलत काम नहीं किया है। पर शियोन कहता है कि कोई भी तलवार अपनी मर्जी से नहीं चलती है और तुम्हारी इस गलती की वजह से यामाडा क्लैन के ऊपर धब्बा लग सकता है। डेंजा कहता है कि मास्टर आपने ही मुझे तलवार चलाना सिखाया है और नोरुगाई का भी हक बनता है कि वो आजादी से अपनी लाइफ को जिए। डेंजा कहता है कि मास्टर मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा दयालु इंसान है, तो प्लीज इसे माफ कर दीजिए। जिस पर शियोन कहता है तुम इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं इसे नहीं मारूंगा, तो चलो अब बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन तभी उन तीनों के पीछे वही लड़की आ जाती है और कहने लगती है लगता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। और तभी वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और शियोन उन दोनों को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और इसकी वजह से उसका गला कट जाता है। और ये देख कर डेंजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर लेकिन यहाँ पर शियोन उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, पर लेकिन गला कटने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और वो सन्यासी कहता है डेंजा से कि तुम्हारा ये फालतू के अटैक मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, मुझे इनकी आदत हो चुकी है, पर लेकिन टैन बनने के लिए तुम्हारा जिंदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन तुमने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और हम देखते हैं कि डेंजा के अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, पर लेकिन जब वो लड़की उसके ऊपर अटैक करती है मतलब डेंजा के ऊपर अटैक करती है तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इन दोनों को कैसे भी करके बचाना होगा। और वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर लेकिन इस बार जब वो उसके ऊपर हमला करती है तो डेंजा और भी ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और डेंजा कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है और बहुत कोशिश करने के बाद जब वो बोलता है तो उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है। और ये सब देखकर शियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है और यहाँ पर डेंजा मन ही मन उसे मना कर रहा होता है और भागने के लिए कह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि शियोन उसके ऊपर हमला करने की जगह नोरुगाई को वहाँ से लेकर भागने लगता है और यहाँ पर डेंजा कह रहा होता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना और नोरुगाई तुम्हें अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। और यहाँ पर डेंजा उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमले करने लगता है ताकि उन दोनों को भागने का टाइम मिल सके। और यहाँ पर जो डेंजा होता है वो सोच रहा होता है कि शायद उसकी वजह से अब उसके दोस्त बच जाएंगे और वो अपनी फाइट को कंटिन्यू रखता है ताकि उनके दोस्तों को भागने का समय मिल सके। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि
नोरुगाई और शोन उस जगह से बहुत ज्यादा दूर आ जाते हैं भागते हुए। और यहाँ पर नोरुगाई रोते हुए कहता है कि आपने डेंजा को अकेले क्यों छोड़ दिया, क्या वो आपका स्टूडेंट नहीं है, क्या आपको उसकी कोई भी फिक्र नहीं है। जिस पर शोन कहता है कि वो सिर्फ मेरा स्टूडेंट नहीं था बल्कि वो मेरे भाई जैसा था, उसने हमारी जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अगर हम वहाँ से भागते नहीं तो उसकी कुर्बानी ज़ाया चली जाती। हम अभी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते हैं पर लेकिन मैं उससे इस चीज का बदला जरूर लेकर रहूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डेंजा की मौत हो चुकी है और पता नहीं इसने अपने कपड़े क्यों उतार के रखे होते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और मैं कैंची और बाकी सब लोगों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बैठकर आइलैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं पर लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग सो जाते हैं और यहाँ पर गारीमारू पहरा दे रहा होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैंची ने उससे कहा था कि सन्यासी उस एलेक्सर की रक्षा कर रहे हैं और अगर ये बिना किसी प्लान के होरा की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर यहाँ पर गारीमारू सोचता है कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है और वो अकेला ही होरा की तरफ निकल जाता है ताकि वो उस एलेक्सर को हासिल कर सके। और यहाँ पर मिस्ट और भी ज्यादा बढ़ रही होती है और यहाँ पर जो होरा है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है। तो गारीमारू सोचता है कि अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो जल्दी होरा पहुंच जाऊंगा। और कैसे अगर तुम भूल चुके हो कि होराई क्या, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस आइलैंड को 3 हिस्सों में बांटा गया है और होराई सबसे अंदर वाले हिस्से का नाम है। लेकिन तभी गारीमारू को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है और तभी वो रुक जाता है और आसपास देखने लगता है और उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे पेड़ हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और एक पेड़ के पीछे से माई भी उसे देख रही होती है। पर गारीमारू उन सब पेड़ों पर ध्यान नहीं देता है और वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए उसके सामने एक लाल कलर का बड़ा सा दरवाजा आ जाता है जिस पर गारीमारू कहता है कि असली शिनचैन क्यों, ये तो किसी इंसान के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तभी गारीमारू के पीछे वही सुनहरे बाल वाली लड़की आ जाती है जिसने टेंजा को मारा होता है और गारीमारू उसे देखकर कहता है कि ये इंसान है या फिर कुछ और तभी वो लड़की कहती है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम जैसे इंसानों के साथ लड़के आ रही हूँ और अगर हमें कोई इंसान दिख जाता है तो हमारा काम उसे पकड़ना होता है। जिस पर गारीमारू कहता है क्या तुम उन्हें पकड़कर अमृत में बदल देती हो। और ये बात सुन के पता नहीं उस लड़की को क्या होता है, वो गारीमारू के ऊपर अचानक से हमला करने लगती है पर गारीमारू के काउंटर अटैक से उसके हाथ टूट जाते हैं और तभी गारीमारू उसके सर के ऊपर हमला करके उसकी गर्दन को तोड़ देता है पर लेकिन वो अपने आप को तुरंत ही ठीक कर लेती है। जिस पर गारीमारू कहता है क्या इसने अपने आप को हील कर लिया, ये तो अपने आप को हील भी कर सकती है और साथ ही ये बहुत ज्यादा तेज भी है, आखिर ये है क्या। लेकिन तभी गारीमारू उसके ऊपर वापस से काउंटर अटैक करता है और उसकी गर्दन को तोड़ देता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके आग लगा देता है। और गारीमारू को ऐसा लग रहा होता है कि उसने उसे मार दिया और वो उस गेट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वो लड़की गारीमारू के ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि वो अपने आप को वापस रीजनरेट कर लेती है और अपने आप को एक लड़के में बदल लेती है। और फिर वो बंदा कहने लगता है कि आज मैंने एक और इंसान को मार दिया, ये इंसान अमृत का एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि गारीमारू को कुछ भी नहीं हुआ होता है और यहाँ पर गारीमारू वापस से उससे फाइट करने लगता है और यहाँ पर वो उसके हाथ को काट देता है। जिस पर टेंशी बोलता है कि मैं बहुत सारे इंसानों से लड़ा हूँ लेकिन आज तक मैं तुम्हारे जितने पावरफुल इंसान से कभी भी नहीं लड़ा हूँ। गारीमारू कहता है कि मुझे इन सब बातों की कोई भी परवाह नहीं है, मुझे बस उस एलेक्सर को कैसे भी करके हासिल करना है। और वो इतना कहने के बाद वापस से फाइट करने लगता है और तभी गारीमारू रियलाइज करता है कि इस बंदे को काटने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये अपने आप को रीजनरेट कर ले रहा है और साथ ही ये फिजिकली भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी गारीमारू एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक किक उसके पेट में मारता है जिस वजह से उसे बहुत सा खून निकलने लगता है और तभी वो अपने आप को वापस से एक लड़की में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। गारीमारू सोच रहा होता है क्या ऐसे मारा भी जा सकता है और तभी वो लड़की अपने हाथ के आसपास एनर्जी इकट्ठा करने लगती है और वो कहती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखें काली हो जाती हैं और फिर वो लड़की हवा में पंचेस मारने लगती है और ये पंचेस गारीमारू को हिट कर रहे होते हैं और इन पंचेस की पावर सच में बहुत ज्यादा होती है। और तभी गारीमारू को याद आता है कि वो छोटी लड़की भी इसी पंचेस का यूज करती है और टेंजी के पंचेस इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि गारीमारू उसके सामने बड़ी मुश्किल से टिक पा रहा होता है। लेकिन तभी एक स्ट्रेट पंच गारीमारू के चेहरे पे आकर लगता है और गारीमारू बेहोश होते हुए सोच रहा होता है क्या ऐसे हराया भी जा सकता है। लेकिन तभी उसके माइंड में अपनी वाइफ की इमेज आती है और वो वापस से खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि गारीमारू टेंजी के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है, मतलब कि उसके ऊपर इतने ज्यादा खतरनाक पंचेस मारने लगता है कि उसके शरीर के हिस्से टूटने लगते हैं। गारीमारू मन में सोच रहा होता है कि मैं इसके ऊपर इतने ज्यादा हमले करूंगा कि ये अपने आप को हील भी नहीं कर पाएगा और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि टेंजी अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहा होता है और एक लंबी लड़ाई के बाद ऐसा लग रहा होता है कि गारीमारू ने उसे हरा दिया होता है। लेकिन गारीमारू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अभी मरे नहीं हो, इसलिए मुझे बता दो कि वो अमृत कहाँ पर है। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि अब देखो अब मैं क्या करने वाली हूँ और तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत सारे फूल्स निकलने लगते हैं और वो एक राक्षस में बदल जाती है और उसका आधा हिस्सा आदमी का होता है और आधा हिस्सा औरत का होता है। और इसे देखकर गारीमारू थोड़ा सा डर जाता है पर लेकिन वो अपने आप को शांत रखता है और कहता है कि मैं पहले भी राक्षसों से लड़ चुका हूँ। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर गारीमारू के ऊपर बिजली से हमले करने लगता है जिस वजह से गारीमारू पत्थरों के नीचे दब जाता है। पर गारीमारू वापस से उस मॉन्स्टर की
ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन वो मॉन्स्टर होता है गायमारू को अटैक करके वापस से नीचे गिरा देता है। और अब गायमारू की बॉडी उसे जवाब दे चुकी होती है कि अब वो और नहीं लड़ सकती है, पर लेकिन यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो गायमारू के ऊपर अभी भी अटैक कर रहा होता है। और यहाँ पर गायमारू सोच रहा होता है कि मैं जब से साइलेंट पे आया हूँ और मैंने जितने सारे मॉन्स्टर को देखा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई असली दुनिया है, क्या ये कोई सपना तो नहीं। और तभी हमें एक सपना दिखाया जाता है जहाँ पर गायमारू सो के उठता है तो उसके सामने उसकी वाइफ होती है, जिस पर गायमारू कहता है कि चलो सपनों की दुनिया में मैं तुमसे मिल पाया। पर लेकिन हम असलियत में देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने गायमारू को पकड़ा रखा होता है और वो उसकी गर्दन को तोड़ने वाला होता है। लेकिन तभी गायमारू की बॉडी में अचानक से हलचल होती है और गायमारू उस मॉन्स्टर को काट देता है। और तभी हमें गाँव के चीफ के एक पास्ट की बात दिखाई जाती है जहाँ उसने कहा था कि शिनोबी का रूल नंबर 20, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मरने वाले हो तो अपनी सारी ताकत को मिला के बस एक आखिरी हमला उसके ऊपर करो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि गायमारू अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके हाथ को जला देता है और गायमारू नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर मे भी आ जाती है जो गायमारू के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से वो लोग पहाड़ी के नीचे गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस से उसी लड़की में बदल जाती है और फिर थोड़ी देर बाद सुबह भी हो जाती है। और यहाँ पर कैंशी सागरी से माफी मांग रहा होता है कि उसकी वजह से गायमारू पता नहीं कहाँ पर चला गया और अब वो मिल नहीं रहा है। सागरी कहती है कि अगर गायमारू होराई की तरफ गया तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा, पर लेकिन यूजुरिया उसके लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम समरॉय को कब से क्रिमिनल्स की चिंता होने लगी और वो वहाँ पर जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन तभी वो पेड़ वाला मॉन्स्टर बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ क्योंकि सुबह से मैं भी नहीं मिल रही है, शायद वो उसके पीछे गई हो। और ये बात सुन के यूजुरिया भी चलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। और रास्ते के बीच में वो पेड़ वाला मॉन्स्टर होको बताता है कि टेंजन 7 तरह के होते हैं और तभी सीन चेंज होता है और हम 6 टेंजन को देखते हैं। और ये लोग ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन आदमी बनने वाला है और कौन औरत। लेकिन नहीं वहाँ पर पलपल वाल वाला टेंजन आता है जो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करनी होगी। आइलैंड पे आए उन इंसानों के बारे में पिछली बार के आए हुए इंसानों से बहुत ज्यादा अलग है और साथ ही ताकतवर भी है। लेकिन तभी ये पीले बाल वाली टेंजन सुनहरे बाल वाली टेंजन के ऊपर हमला कर देती है और उसके सर को फोड़ देती है। और फिर वो कहने लगती है कि तुम्हारी शक्ल को देख के ऐसा लग रहा है कि तुमने ताए का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही कर लिया है। और हम देखते हैं कि उसका चेहरा हील तो हो जाता है पर लेकिन उसकी हालत किसी बूढ़े जैसी हो जाती है। और ये वापस से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने एक मामूली इंसान के लिए किसी का फॉर्म को यूज किया। लेकिन तब ये टेंजन बोलता है कि बस बहुत हो गया, ज़ूओजिन को मारने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है और तुम्हें मेरी बात को माननी होगी और तुम ये मत भूलो कि हम एक परिवार है। और ये टेंजन पूछता है क्या तुमने उन 2 इंसानों को मार दिया, जिस पर फू बोलता है कि हाँ मैंने उन्हें नीचे फेंककर फूल बनने के लिए छोड़ दिया। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि आजा चोबी अपने भाई तोमा को लेकर उस गड्ढे से बचकर बाहर आ जाता है। और ये टेंजन पूछता है कि ज़ूओजिन कल रात तुम एक इंसान से फाइट कर रहे थे, क्या तुमने उसको मार दिया, जिस पर ये बोलता है कि हाँ मैंने उसे मार दिया। और यहाँ पर ये पेड़ इन सबको बता रहा होता है कि शुरुआत में बस एक ही साधु था जिसने अपने आप को 7 हिस्सों में बांट लिया, वो सभी एक जैसे दिखते हैं पर लेकिन उनका स्वभाव और उनके काम अलग अलग है। और ये सातों टेंजन इस आइलैंड के ऊपर राज करते हैं। और इस कहानी को मैंने अपने बचपन में सुना था, जिस पर यूजुरिया बोलती है क्या तुम बचपन में एक पत्ते की तरह दिखते थे, जिस पर होको बोलता है मतलब कि ये मॉन्स्टर बोलता है कि नहीं मैं भी पहले एक इंसान ही था पर लेकिन धीरे धीरे हम सभी एक पेड़ में बदल गए। मेरा भी एक गाँव था जहाँ पर हम सभी रहते थे और तभी ये सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर गायमारू लास्ट टाइम आया था और हम वहाँ पर बहुत सारे पेड़ों को देखते हैं। होको बताता है कि कुछ समय पहले इस आइलैंड पर रह रहे सभी इंसान पेड़ों में बदल गए और यहाँ पर इकट्ठे हो गए। सभी का मानना था कि वो सब लोग होराई में जाने वाले हैं। और होको बताता है कि पहले मेरा भी एक परिवार था और वही छोटे से पेड़ को देखकर बोलता है कि परिवार में सबसे पहले मेरी बेटी एक पेड़ में बदलने लगी और होरोई में सबको शांति मिलती है। और टेंजन ही डिसाइड करते हैं कि कौन होरोई में जाने वाला है और कौन नहीं। और यहाँ पर सागरी को गायमारू की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है, काश वो ठीक हो। और यहाँ पर हम गायमारू को देखते हैं जो कल रात पहाड़ से गिर गए थे और यहाँ पर गायमारू को होश आता है और वो कहता है क्या माई ने मेरी जान बचाई थी, पर ये सभी लोग तो एक मॉन्स्टर है ना, मुझे सभी को हरा के कैसे भी करके उस एलेक्सर को हासिल करना होगा और इसके लिए मुझे एक अच्छा प्लान चाहिए और 2-3 लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला है। और तभी जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तामिया और उसका एग्जीक्यूटर होता है, जिस पर तामिया बोलता है क्या आप तुम मरने के लिए तैयार हो। गायमारू कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि बस तुम अपना बचाव भी कर सकते हो, तुम्हारे पास तो तुम्हारा एक हाथ भी नहीं है। तामिया बताता है कि उसके हाथ के ऊपर एक कीड़े ने काट लिया था, इस वजह से उसने अपने हाथ को खुद ही काट के अलग कर दिया। तभी वो एग्जीक्यूटर बीच में आता है बोलता है कि हमें लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, गायमारू तुम इस आइलैंड के बारे में जो भी जानते हो हमें बता सकते हो, मुझे बिना लड़ाई करे इन्फॉर्मेशन निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। गायमारू मन में सोच रहा होता है कि इस हालत में मैं इन दोनों से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता हूँ, अभी के टाइम ये मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे अपने तरीकों को बदलना होगा। और तभी गायमारू सर झुकाते हुए बोलता है कि तुम्हारी ताकत को देखकर लगता है कि हमें साथ में काम करना चाहिए। और तभी तामिया अपनी तलवार निकालकर गायमारू के ऊपर हमला करने की एक्टिंग करता है, लेकिन गायमारू अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तामिया कहता है कि तुम
अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले, मतलब कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। पर लेकिन मुझे ये देख के बहुत ज्यादा निराशा हुई और तभी वो एग्जीक्यूटिव कहता है कि तुम हमारे साथ आखिर काम क्यों करना चाहते हो। और फिर इसके बाद गायमारू इस आइलैंड के बारे में और सभी टेंशन और उनकी क्या पावर्स है इन सभी के बारे में इन दोनों को बता देता है। और ये बात सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी एग्जीक्यूटिव बोलता है कि हम तुम्हारी बात पे विश्वास क्यों करें। गायमारू कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर लेकिन बस मुझे राजा से माफी चाहिए ताकि मैं अपनी वाइफ से जाकर मिल सकूं। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? तामिया कहता है ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वैसे भी हम रास्ता भटक गए थे। तभी वो एग्जीक्यूटिव कहता है कि नहीं, ये हमारा अपोनेंट है, हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तामिया कहता है कि कोई बात नहीं, अगर इसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इसे वहीं पर मार दूंगा। और उसके बाद ये तीनों आपस में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो मे होती है वो छोटी बच्ची से बड़ी हो जाती है। और ये देखकर गायमारू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जिस पर वो एग्जीक्यूटिव कहता है कि तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो। गायमारू बताता है कि ये लड़की कल एक छोटी सी बच्ची थी, पर लेकिन आज ये अचानक से बड़ी हो गई है। और तभी मैं गायमारू का नाम लेती है और उसके मुंह से अपना पहली बार नाम सुन के गायमारू हैरान होते हुए उससे पूछता है कि आखिर वो पावर्स क्या थी जिसकी मदद से तुमने मुझे कल बचाया था, और क्या तुम टेंशन की तरह अमर हो। और तभी मैं हकलाते हुए गायमारू का नाम लेती है, जो देखकर गायमारू चौंक जाता है और वो उससे टेंशन को हराने का तरीका पूछने लगता है। और यहाँ पर मैं टाओ शब्द का यूज करते हुए कहती है कि टाओ कमजोर है, ताकतवर है, तुम्हारी नाभि में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पूरे शरीर में है। और ऐसे कुछ बड़बड़ा रही होती है और इन तीनों को घंटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और मैं उन लोगों को आगे कुछ भी बताती हूँ उससे पहले उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। और यहाँ पर तामिया अपने एक ही स्लाइस के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टरों को हरा देता है। और तभी तामिया कहता है कि टेंशन को ताओ से ही हराया जा सकता है, पर लेकिन जब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं तब तक इन मॉन्स्टरों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। और तामिया मेरे को अपने कंधे पे बिठाते हुए कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर टाओ को यूज किस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर गायमारू की नजर तभी एक इंसान जैसे मॉन्स्टर के ऊपर जाती है और तभी सीन चेंज होता है और मैं इन 4 लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर कैंशी को स्पीड वाले मॉन्स्टर की बातों से समझ आने लगता है कि ये जगह कोई भी पैराडाइज नहीं है, बल्कि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया एक आइलैंड है। और तभी वो पेड़ वाला मॉन्स्टर इन सभी को टाओ के बारे में बताने लगता है और वो कहता है कि टाओ इस दुनिया की हर एक चीज में मौजूद है और जो भी उसे मास्टर कर लेता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अपनी इंजरी को तुरंत हील कर सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नोरुगाई होता है वो शॉन के ऊपर पीछे से छुपकर हमला करता है, लेकिन शॉन उसे बड़े आसानी से रोक देता है और उसे तलवारबाजी सिखाने से मना कर देता है। जिस पर नोरुगाई कहती है कि आपने तो कहा था कि आप मुझे तलवारबाजी सिखाएंगे ताकि हम डैंसा की मौत का बदला ले सके और मैं अपने करीबियों की मदद कर सकूं। और ये बात सुनकर शॉन उसे बताता है कि वो अपने आसपास की वेव को महसूस कर सकता है और आंखें ना होने के बावजूद वो देख सकता है। और अगर इसे भी इसकी तरह बनना है तो इससे अपने इमोशन के ऊपर काबू पाना होगा और उसे अपने दिमाग में गुस्से और शांति के स्टेट के बीच में रहना होगा। और शॉन बताता है कि वो भी अभी तक इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया है। और फिर शॉन उसे तलवारों के बारे में और भी ज्यादा बताने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका गला शॉन बड़े आसानी से काट देता है और वो एक एक करके अपने आसपास के सभी मॉन्स्टरों को मार रहा होता है। और नोरुगाई भी उसे ऐसा लड़ता देख उससे सीख रहा होता है और वो भी एक मॉन्स्टर को मार देता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम 2 टेंशन को देखते हैं जो आपस में कुछ तो कर रहे होते हैं और वो एक कुएं की बात करते हैं और कहते हैं कि वो कुआं इतना ज्यादा गहरा है कि उसके अंदर जिसको भी फेंका जाता है वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाता है। पर लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि तोमा और उसका भाई आज़ाचोबी उस कुएं को चढ़कर उसके ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर तोमा कह रहा होता है कि ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। आज़ाचोबी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे बदला चाहिए। और वो बताता है कि उनकी कमजोरी उनके सेंटर में है। जब मैंने उनको काटा तो उन्होंने अपने सेंटर वाले भाग से अपने आप को रिजनरेट किया, लेकिन तभी उन दोनों के पास एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मॉन्स्टर कहता है कि अचानक से आने के लिए मुझे माफ कर देना, पर तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर तोमा पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। आज़ाचोबी कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम एक मॉन्स्टर हो और हमें तुम्हें कैसे भी करके मारना होगा। वो मॉन्स्टर कहता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं यहाँ पर लॉर्ड टेंजिन के कहने पर आया हूँ और वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस जगह की जांच करने के लिए आया हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त उन इंसानों की जांच कर रहे हैं। और वो मॉन्स्टर बताता है कि वो एक तोशी है। आज़ाचोबी कहता है कि हमें शोशिन तो पता है, पर लेकिन ये तोशी क्या है। वो मॉन्स्टर बताने लगता है कि शोशिन वो है जिसके अंदर सोचने समझने की कोई भी ताकत नहीं होती है और साथ ही लोगों को खुदाई में जाने की परमिशन नहीं है। और हम तोशी है जो लॉर्ड टेंजिन के अंडर काम करते हैं और वो उन दोनों से हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो वापस से उस कुएं के अंदर चले जाए। पर लेकिन यहाँ पर आज़ाचोबी उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है, पर यहाँ पर वो मॉन्स्टर उसके हमले को डॉज करके आज़ाचोबी के फेस के ऊपर एक मुक्का मारता है। पर लेकिन आज़ाचोबी उस मॉन्स्टर का एक हाथ उखाड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर कहता है क्या तुमने अभी ताओ का यूज किया। आज़ाचोबी कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो मैं टेंजिन से फाइट कर सकता हूँ। यहाँ पर वो मॉन्स्टर कहता है चलो ठीक है और वो अपने सारे शोशिन को बुला लेता है। यहाँ पर आज़ाचोबी तोमा से कहता है कि तुम यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टरों को संभालो और मैं इस तोशी से फाइट करता हूँ। और यहाँ पर तोमा बड़े इजीली उन सभी मॉन्स्टरों को मार देता है। यहाँ पर तोशी कहता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर लेकिन इसके अंदर का टाओ को देखकर लगता है कि अभी बहुत ज्यादा थका हुआ है। और यहाँ पर आज़ाचोबी तोशी के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन तोशी कहता है कि बिना ताओ के
के फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और यहाँ पर तोशी आदाचोबी को मार मार कर बहुत ज्यादा घायल कर देता है और तोमा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और जैसे ये मॉन्स्टर आदाचोबी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो आदाचोबी उठकर इसके फेस के ऊपर हमला कर देता है और कहता है मॉन्स्टर तुम्हें संभल कर रहना चाहिए था। और यहाँ पर तोशी अपने आप को हील करता है और कह रहा होता है कि आखिर इसकी गर्दन हील कैसे हो गई, ये तो एक नॉर्मल था इंसान है, क्या उस कुएं के अंदर ये उन फूलों के साथ मर्ज हो गया। और हम देखते हैं कि आदाचोबी के गर्दन के ऊपर अजीब से निशान आ जाते हैं और वो कहता है कि अब मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, पक्का टेंजिन भी इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और लगता है कि अब मैं इसका इस्तेमाल करके उन्हें मार सकता हूँ। और हम देखते हैं कि आदाचोबी की टाव लगातार बहुत ही ज्यादा बढ़ रही होती है, जो देख के मॉन्स्टर कहता है कि लगता है कि मुझे तुम्हें यहीं पर मारना होगा वरना तुम हमारे लिए खतरा बन सकते हो। और तोशी आदाचोबी के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से आदाचोबी के दोनों हाथ टूट जाते हैं, पर लेकिन वो अपने हाथों को हील कर लेता है और उसकी गर्दन की तरह ही उसके दोनों हाथों के ऊपर भी वही निशान आ जाते हैं। आदाचोबी कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर लेकिन मेरी बॉडी धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। जिस पर तोशी कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे और भी ज्यादा चेंजेस होते जाएंगे, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि अब तुम एक इंसान नहीं रहोगे। पर लेकिन तभी आदाचोबी तोशी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से तोशी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जिस पर आदाचोबी कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हारी कमजोरी ये नाभि है। और तभी तोशी टाओ का इस्तेमाल करके आदाचोबी के ऊपर हमला करता है, लेकिन आदाचोबी उससे बच जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे हमलों को देख सकता हूँ और जो तुम्हारे आसपास टाओ की ऊर्जा है उसे भी। और ये देखकर तोशी बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर वो अपनी हेल्प के लिए और भी ज्यादा मॉन्स्टरों को बुलाने लगता है, लेकिन तोमा कहता है कि अब तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और तभी आदाचोबी उसके हाथ को कुचलते हुए कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम अपने हाथ में टाओ को इकट्ठा क्यों करते हो। जब मैं टेंशन से फाइट कर रहा था तब मेरे हमलों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने अपने हमलों को टाओ में कवर नहीं किया था। और अब आदाचोबी भी टाओ का इस्तेमाल कर सकता है और वो अपने एक ही अटैक के अंदर तोशी को मार देता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम गायमारू और तामिया को देखते हैं जो उन मॉन्स्टरों को मार रहे होते हैं। और हम यहाँ पर भी एक तोशी को देख सकते हैं, जब उसकी नजर मे के ऊपर जाती है तो वो तामिया के ऊपर हमला करके मे को तामिया से दूर ले जाता है और उससे कहता है कि मैंने आपको सदियों से नहीं देखा है, जब से आपको होराई से टेंशन से बाहर निकाला था, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको होराई में वापस लेकर चलता हूँ। और ये बात सुनकर गायमारू को यकीन हो जाता है कि मैं कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि वो भी एक टेंशन है। लेकिन जब गायमारू मे की आंखों में आंसू देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि मैं यहाँ से नहीं जान चाहती है और वो टेंशन के सामने आ जाता है मे को बचाने के लिए। और यहाँ पर गायमारू मे से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर गायमारू को सोच रहा होता है कि आखिर में ऐसी सिचुएशन में मेरी बॉडी खुद रिएक्ट क्यों करती है। मेरे साथ ऐसा पहली बार जब हुआ था, जब मैंने साकिरी को खतरे में देखा था, उस वजह से मेरी बॉडी उसे बचाने के लिए खुद रिएक्ट कर रही थी। और यहाँ पर ये तोशी अपने अंदर से एक और तोशी को बाहर निकालता है और उस जगह पे बहुत सारे सेंटीपीड्स और बहुत सारे कीड़े भी आ जाते हैं। और यहाँ पर तामिया भी लड़ने के लिए आगे आ जाता है और कहता है कि अब मैं इन तितलियों से अपने हाथ का बदला लेकर रहूंगा। और फिर इन चारों के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही होती है उसी तरह गायमारू और तामिया के लिए फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि ये तोशी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही इनके पास कुछ ऐसी पावर्स है जो इन्हें दिखाई नहीं दे रही है। और तभी गायमारू पूछता है कि आखिर तुम सब लोग मे के पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर ये दोनों बताते हैं कि हम लोग टाओ सिखाते हैं और उसे सिखाने के लिए मे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे 10 बनने से पहले हम तुम्हें इसके बारे में बता देते हैं। और फिर ये दोनों टाओ के बारे में बताने लगते हैं कि टाओ को अगर मास्टर करना है तो उसके लिए 5 रिक्वायरमेंट होती है जिसे पूरा करना होगा। पहले स्टेप के अंदर तुमको अपने अपोजिट साइड वाले जेंडर के साथ मिलकर करना होगा और ये परंपरा हजारों सालों से चलती आ रही है, जिससे इनके टेंशन ने बनाई थी और इसीलिए हमें इसके लिए मे की जरूरत पड़ती है। और ये बात सुनकर इन तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये तोशी बताते हैं कि मे का जन्म भी उसी तरह हुआ था जिस तरह बाकी टेंशन का, पर लेकिन ये बाकी सबसे बहुत ज्यादा कमजोर थी। और फिर इसे 2 ऑप्शन दिए गए, या तो ये तोशी का ट्रेनिंग पार्टनर बन सकती है या फिर इसे होराई से बाहर जाना होगा। और ये बात सुनने के बाद गायमारू के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बाहर निकल लगता है, जो देखकर ये तीनों लोगों के साथ ही ये 2 तोशी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर लेकिन यहाँ पर ये दोनों तोशी अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदल लेते हैं और यहाँ पर अब गायमारू और तामिया इन दोनों से फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। और तभी इन चारों के बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है और यहाँ पर जब गायमारू और तामिया इन्हें डैमेज करते हैं तो ये तुरंत ही रिकवर हो जाते हैं। और साथ ही गायमारू और तामिया को इनके हमलों के साथ इन कीड़ों से भी बचना है कि अगर इन कीड़ों ने इन्हें कहीं भी काट लिया तो शायद इनके पूरे शरीर पर फूल आ जाए और इनके हमले से बचने में इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और तभी फूजी बताता है कि अगर तुम्हें टाओ का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें अपने माइंड को स्ट्रांग और वीक एक ही समय पर करना होगा, मतलब उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होगा। और तभी मैं गायमारू को बुलाती है और उससे फील करवाती है कि टाओ किस तरह होती है उसके हाथ को पकड़कर। और जब मैं गायमारू की टाओ को देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गायमारू भी धीरे धीरे टाओ को महसूस करने लगता है और फिर वो अकेला ही उन दोनों तोशी के ऊपर अटैक कर देता है उनके हमलों से बचते हुए। और जब ये मॉन्स्टर गायमारू को पंच मारने वाला होता है तभी गायमारू बस अपने हल्के हाथ से उसके पंच को टच करता है और ऐसा करते ही उस क्रीचर का पूरा हाथ ब्लास्ट हो जाता है। और फिर गायमारू अकेले ही उन दोनों की बहुत ज्यादा बुरी हालत कर देता है और उन्हें समझ आ जाता है कि गायमारू भी अब टाओ का यूज कर सकता
जाता है और मरने से पहले उन लोगों को ऐसा रियलाइज होता है कि जो गायमारू की टाव है वो टेंजिन से मिलती है और तभी तामे भी बीच में आ जाता है और वो एक तोशी को मार देता है और यहाँ पर गायमारू भी दूसरे तोशी को मार देता है। इसी तरह ये फाइट खत्म हो जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सागिरी का ग्रुप भी उस लाल दरवाजे के पास पहुंच चुका है और तभी वो दरवाजा ओपन होता है और वो लोग अपने सामने एक टेंजिन को देखते हैं और यहाँ पर ये टेंजिन उस पेड़ वाले मॉन्स्टर का गला अपने एक ही स्लाइस में काट देता है और ये चीज देख यूजुरिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन टेंजिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ। और तभी सागिरी टेंजिन को मारने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, जिसको वो बंदा बोलता है कि तुम थोड़ा शांत रहो, मैं यहाँ पर बस बात करना चाहता हूँ। और तभी ये पेड़ वाला मॉन्स्टर बताता है कि ये ज़्यूजिन है और ये भी एक टेंजिन है, जिस पर कैंशी बोलता है कि तुम्हारा तो सर कट गया था लेकिन अभी तक तुम मरे नहीं हो, जिस पर ज़्यूजिन बोलता है कि ये अब और भी जल्दी पेड़ में बदलने लगेगा, जिस पर होको बोलता है कि यही मेरी किस्मत है, मुझे लगा था कि मेरे मरने के बाद मैं होराई में जाऊंगा और मुझे शांति मिलेगी, जिस पर टेंजिन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ है। हम लोग इस आइलैंड के ऊपर लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और लोगों को हमारे ऊपर शक ना हो इसलिए हमने बस ये झूठी कहानी बनाई थी। और जो भी इंसान इस आइलैंड के ऊपर आता है हम उसका इस्तेमाल अपनी रिसर्च में करते हैं। और तभी दो इंसानी पुतले यूजुरिया को पकड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये इंसानी पुतले इंसानों से ही बनाए गए हैं, जिनको क्योशी कहा जाता है। और ये बंदा कहता है कि मुझे इंसानों के साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और जो इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं हम उनका टैन बनाते हैं, जिस पर कैंशी बोलता है क्या तुम एलेक्सर की बात कर रहे हो, जिस पर टेंजी कहता है कि पता नहीं जो भी इंसान इस आइलैंड के ऊपर आता है वो एलेक्सर की बात क्यों करता है, क्या तुम भी एलेक्सर की तलाश में यहाँ पर आए हो। एलेक्सर नाम की कोई भी चीज इस आइलैंड के ऊपर नहीं है और वैसे भी हम उसे टैन कहते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे पी लेता है तो वो मर जाएगा, मतलब कि वो पेड़ में बदल जाएगा। और इस आइलैंड के ऊपर जो इंसान फूल में बदल चुके हैं वो अमर तो है पर लेकिन वो हमेशा जवान नहीं रह सकते हैं, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। और जो इंसान तुम एलेक्सर इस आइलैंड के ऊपर ढूंढने आ रहे हो वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और ये बात सुनकर तीनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, जिस चीज के लिए ये सभी लोग इस आइलैंड के ऊपर आए थे वो इस आइलैंड के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और यहाँ पर सागरी गायमारू के बारे में सोच रही होती है कि अगर एलेक्सर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो गायमारू को भी माफी नहीं मिलेगी और वो कभी भी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाएगा। और जब ये बात गायमारू को पता चलेगी तो पता नहीं वो क्या करेगा। और तभी ये टेंजी कहता है तो चलो तुम्हारा सफर यहीं पे खत्म होता है, इससे अच्छा तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर कुछ रिसर्च करना है। लेकिन तभी यूजुरिया अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाती है और उस टेंजी के पीछे आ जाती है और अपनी कुनाई से उसके ऊपर हमला करती है, जिससे उस बंदे का गला कट जाता है और सभी को ऐसा लग रहा होता है कि वो मर चुका है। और तभी यूजुरिया कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, पर लेकिन हम सागरी को देखते हैं जो अभी भी सदमे में होती है, जिस पर यूजुरिया कहती है कि मैं जानती हूँ सागरी कि तुम्हें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सदमा लगा है कि वो एलेक्सर सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, पर लेकिन हमें कैसे भी करके अपनी जान बचानी होगी। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ से भाग पाते हैं, उससे पहले वो टेंजी अपने हेड को वापस रिजनरेट कर लेता है और यूजुरिया के ऊपर अपने दो पुतलों से हमला करवाता है, पर लेकिन वो उनसे बच जाती है। जिस पर ये टेंजी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम टाओ को देख तो सकती हो पर लेकिन उसे यूज नहीं कर सकती हो, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें टाओ को यूज करना सिखाऊंगा। पर लेकिन तभी कैंशी बीच में आ जाता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि इस लड़की को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, जिस पर टेंजी बोलता है कि इस लड़की के अलावा तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। और वो कहता है कि यूजुरिया तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें टाओ कंट्रोल करना सिखाऊंगा और भी नई टेक्निक सिखाऊंगा या फिर तुम्हें टैन में बदल दूंगा। लेकिन तभी टेंजी सागरी के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से सागरी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरती है। पर लेकिन तभी कैंची आता है और उसके हाथ और पैरों को कट कर देता है और तभी यूजुरिया एक लिक्विड पी लेती है, जिस वजह से उसके शरीर से अजीब सा चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगता है और उसी से वो टेंजी के ऊपर हमला कर देती है और उसे पकड़कर बीच में से कट कर देती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो टेंजी अपने आप को वापस से रीजनरेट करने लगता है। और तभी टेंजी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने अटैक में टाओ का इस्तेमाल कर रही हो, पर लेकिन इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर कैंची और यूजुरिया उस टेंजी के ऊपर मल्टीपल अटैक करते हैं, पर लेकिन वो उन सभी अटैक से बच रहा होता है और कहता है तुम्हारे फालतू के अटैक मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और तभी टेंजी यूजुरिया को उल्टा पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक तुम टाओ से हमला मेरे ऊपर नहीं करोगे तब तक तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और तभी ये टेंजी कहता है कि तुम लोगों का होराई में स्वागत है। और तभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो इसे कैसे हरा सकते हैं। और तभी सागरी होको से पूछती है कि क्या इस टेंजी की कोई कमजोरी है। और तभी सागरी वापस से टेंजी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन टेंजी कहता है कि तुम्हारी टाओ इतनी ज्यादा कमजोर है कि तुम्हारे अटैक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। और तभी कैंशी कहता है कि सागरी टेंजी तुम्हारे सारे मूव्स को पढ़ सकता है, पर लेकिन तभी सागरी उसकी नाभि के पास अपनी तलवार से अटैक कर देती है। और तभी होको कहता है कि टाओ का जो फ्लो है वो तुम्हारी नाभि से ही निकलता है और वहीं पर आकर खत्म हो जाता है, अगर वहाँ पर अटैक किया जाए तो इसे मारा जा सकता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो टेंजी अपने घाव को तुरंत ही हील कर लेता है और वापस से टेंजी कहता है कि तुम्हारी टाओ बहुत ही ज्यादा कमजोर है इसलिए तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती हो। और वो कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान एग्जिस्ट नहीं करता है जिसने टाओ को मास्टर किया हो। और तभी सागरी एक गहरी सांस लेती है और हम देखते हैं कि सागरी की जो टाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़े
दौड़ने लगती है, जिसे देखकर ये टेंजी कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी सागरी बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस टेंजी के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल अटैक करती है और हम देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर एक कट आ जाता है और वो कट हील नहीं हो रहा होता है, जिस पर टेंजी कहता है कि आखिर इस लड़की की टाव इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। और तभी सागरी बताती है कि वो टेंजी के आसपास एक औरत को महसूस कर सकती है और अब उसे पता चल गया है कि उसे कैसे काटा जा सकता है, क्योंकि इसी चीज का यूज रोकुरु था और साथ ही गायमारू ने भी किया था। और अब ये तीनों टेंजी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी ये टेंजी कहता है कि सागरी तुम्हारी टाव कितनी ज्यादा पावरफुल है और पता नहीं तुमसे कितना पावरफुल टैन बनेगा, या फिर तुम मुझे आज यहाँ पर मारने वाली हो। लेकिन तभी जो टेंजी होता है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में सागरी के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन तभी यूजुरिया उसे अपनी स्ट्रिंग से पकड़ लेती है और वो सागरी को इसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है। पर लेकिन तभी जो टेंजी होता है वो अपने मुंह से टाव का इस्तेमाल करता है और सागरी को दूर फेंक देता है और वो स्ट्रिंग से छूटने के लिए अपने हाथ को काट लेता है और वो अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट करके वापस से यूजुरिया के ऊपर हमला कर देता है। पर लेकिन तभी पीछे से टेंजी आ जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है और तभी सागरी उसकी नाभि के ऊपर अटैक करके उस टेंजी को मार देती है और सागरी को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि इतनी आसानी से ये कैसे मर सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गायमारू के ग्रुप ने उन दोनों मॉन्स्टर को बड़े आसानी से हरा दिया होता है और यहाँ पर गायमारू मे का शुक्रिया करता है उसे टाओ सिखाने के लिए। गायमारू ने टाओ का यूज किया, पर लेकिन गायमारू ने अभी तक उसे मास्टर नहीं किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गायमारू के नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस टेंजी की बॉडी में से बहुत सारे फूल निकलने लगते हैं, जो देखकर यूजुरिया और ये तीनों बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और उन फूलों में से अजीब सी एक बेल निकलती है जो यूजुरिया के ऊपर अटैक कर देती है। पर लेकिन यूजुरिया को बचाने के लिए कैंची बीच में आ जाता है और ये बेल उसे लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि कैंची के पूरे शरीर में से फूल निकलने लगते हैं और तभी जो वो टेंजी होता है वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसका आधा हिस्सा औरत का होता है और आधा हिस्सा आदमी का होता है, पर लेकिन उसका सर एक ही होता है। और ये सब देखकर यूजुरिया और सागरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वापस शॉन आ जाता है जो उस मॉन्स्टर को बहुत सारे हिस्सों में काट देता है। और जब शॉन देखता है कि कैंची के शरीर में से फूल निकलने होते हैं तो वो सागरी और यूजुरिया को कहता है कि इन फूलों को जल्द से जल्द काट दो और वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, जिस वजह से उन फूलों का बढ़ना रुक जाता है। और शॉन कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ और मेरी चिंता मत करना, मैं इस राक्षस को मार के आता हूँ। और यहाँ पर शॉन फूलों से और साथ ही उसकी टाव से पता लगाता है कि ये बंदा उन्हीं में से एक है जिसने डांजा को मारा था। और शॉन कहता है मैंने रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टरों से फाइट की और टाव की प्रैक्टिस की और मैंने बताता हूँ कि इन मॉन्स्टर को मारा कैसे जाता है। और इतना कहने के बाद शॉन अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और अपने आप को पूरी तरह से टाव में कवर कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर शॉन के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन हम तभी देखते हैं कि शॉन उस राक्षस के हमले को बड़ी इजीली कट कर देता है। और यहीं पर दूसरी तरफ नोरुगाई कैंची के शरीर से निकले हुए फूलों को काट रहा होता है, पर लेकिन कैंची बहुत ज्यादा जख्मी होता है और ये देखकर सागरी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कैंची के लिए। पर लेकिन नोरुगाई कहता है कि अब इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तभी यूजुरिया अपने उसी लिक्विड को कैंची के जख्मों पर लगाने के लिए कहती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शियोन और उस मॉन्स्टर की बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही होती है, जिसे देखकर यूजुरिया कहते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिस पर सागरी कहती है कि नहीं, मास्टर शियोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अकेले ही उस मॉन्स्टर को संभाल सकते हैं। और यहाँ पर शियोन और उस मॉन्स्टर की लड़ाई से आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही होती है और तभी शियोन उस मॉन्स्टर के दूसरे वाले हिस्से में अपनी तलवार को फंसाकर उसके ऊपर एक किक मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और ये चीज देख कर सागरी समझ जाती है कि मास्टर शियोन की टाव उस मॉन्स्टर के बराबर है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अपने घाव को हील भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर की एक बेल शियोन को छू जाती है, जिस वजह से शियोन के पूरे शरीर पर फूल निकलने लगते हैं। और तभी टेंजी कहता है कि तुम टैन के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स बनने वाले हो। लेकिन तभी जो शियोन होता है वो उन सभी फूलों को काट लेता है और ऐसा करने से उसके पूरे शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। टेंजी बोलता है क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो, जिस पर शियोन बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आया हूँ, पर लेकिन अगर मैं बिना मरे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ तो मुझे मरना मंजूर है। और शियोन का इतना ज्यादा खून निकलता है देखिए तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पर शियोन कह रहा होता है क्या मेरा एक नॉर्मल सा शरीर एक अमर राक्षस को मार सकता है। और तभी सागरी कहती है कि हमें शियोन की मदद करनी चाहिए, वो अकेले इस राक्षस को नहीं मार सकते हैं। पर लेकिन यूजुरिया कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। और इसलिए नोरुगाई और सागरी शियोन की हेल्प करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, जिस पर शियोन कहता है कि मैंने तुम लोगों को भागने के लिए कहा था ना। सागरी कहते हैं कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, मुझे उन मॉन्स्टर की कमजोरी पता है, अगर हम उनकी नाभि के ऊपर वार करते हैं तो उन्हें मारा जा सकता है। जिस पर शियोन कहता है कि पर इनकी तो दो नाभियां है ना, और गलती से भी अगर इन्होंने हमें छू लिया तो हम फूल में बदल जाएंगे। सागरी कहती है इसलिए हमने यूजुरिया की दवा अपने पूरे शरीर पे लगा दी है जो हमें इस पॉइजन से बचाएगी, और इसीलिए हम दोनों इसके ऊपर सामने से हमला करेंगे। और शियोन आप अपनी स्पीड का फायदा उठाकर इस मॉन्स्टर के पीछे से दोनों नाभियों को काट देना। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्पीड है उन लोगों के पास आकर नोरुगाई के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन नोरुगाई उनकी सभी बेलों से बच के उन्हें काट देती है। और यहाँ पर सागरी भी उसके हमले को रोक कर उसकी सभी बेलों को काट देती है, जिस पर शियोन कहता है कि अब सागरी भी मेरी तरह टाव को महसूस कर सकती है और उसकी टाव मुझसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब शियोन उस मॉन्स्टर के पीछे जाने लगता है और यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है अब हम तुम्हारे प्लान से चलेंगे सागरी। पर लेकिन तभी वो मॉन्स्टर शियोन के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन शियोन उसके हमले से बच जाता है
और यहाँ पर आगे से नोरुगाई और सागिरी उसके सभी बेलों को काट देती है और मौका रहते शॉन उसके दोनों पैर काट देता है, जिस वजह से मॉन्स्टर गिरने लगता है। और उस मॉन्स्टर के नीचे गिरने के बाद सागिरी नोटिस करती है कि अब वो मॉन्स्टर अपने आप को बहुत ही धीरे धीरे हील कर पा रहा है। इसलिए सागिरी शॉन को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर टाओ का इस्तेमाल करके उन सभी के ऊपर हमला करने लगता है। और यहाँ पर सागिरी नोरुगाई को बचा रही होती है और शॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि डांसा को जब उसकी जरूरत थी तो उसको वहाँ से भागना पड़ा था, और इसलिए शॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस मॉन्स्टर के सभी बेलों को काटते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है। और जब ये मॉन्स्टर शॉन के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी सागिरी आकर उसके हमले को रोक देती है, और जैसे ही शॉन उसके ऊपर हमला करने वाला होता है वो तभी रुक जाता है और सोचने लगता है कि सागिरी ने उससे बताया था कि इस मॉन्स्टर का सबसे कमजोर भाग उसकी नाभि है। पर लेकिन यहाँ पर शॉन अपने सेंसेस की वजह से महसूस कर पा रहा था कि उस मॉन्स्टर का सबसे कमजोर भाग उसकी नाभि नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर कैंशी आता है और वो कहता है कि मास्टर शॉन, जैसे एक फूल का बीच का भाग सबसे कमजोर होता है और वहीं से उसे खाना मिलता है और वहीं से उसके फूल खिलते हैं। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर की सभी बेलें हील हो जाती है और वो शॉन के ऊपर वापस से अटैक कर देता है। लेकिन शॉन उसकी सभी बेलों को काट देता है और तभी वो उसके फूल को भी काट देता है और वो अंदर देखता है कि उसके अंदर बहुत सारे पीले टेंजिन के सिर हैं। और वो सभी सर शॉन से कह रहे होते हैं कि एक इंसान मरने के लिए तैयार है और इसे देखना कितना ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, यही जिंदगी और मौत के बीच की जगह है। और उस मॉन्स्टर के शरीर में से बहुत सारा खून बाहर निकलने लगता है जो फूलों की पत्तियों में बदल जाता है। और मरने से पहले टेंजिन कहता है कि मैंने इस पल का 1000 साल से इंतजार किया था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इंसान। और उस टेंजिन के मरने के बाद उसकी बॉडी से पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे वहाँ पर और भी नए फूल बाहर निकलने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंशी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अब कैंशी के पास बस आधा घंटा बचा हुआ है जीने के लिए। और यहाँ पर शॉन का भी काफी ज्यादा खून निकल चुका है। और यहाँ पर सागिरी यूजुरिया को उसकी दवा इस्तेमाल करने के लिए कहती है, पर यूजुरिया बताती है कि उसके पास बस एक इंसान को बचाने जितना ही दवा बची है। यूजुरिया कहती है कि हमें कैंशी के बजाय इस दवा को शॉन को देना चाहिए, पर सागिरी बोलती है कि हम दोनों को आधी आधी दवा दे देते हैं, जिस पर यूजुरिया कहती है कि मैं इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और मुझे आधी दवा अपने लिए भी चाहिए और हम एक छोटे इंसान को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। और ये बात सुन के सागिरी बहुत ज्यादा रोने लगती है। और यहाँ पर कैंशी अपने घर में पड़ी एक किताब के बारे में सोचने लगता है जिसके अंदर यूजुरिया और इसकी पेंटिंग बनी हुई है, और इसे याद करके वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाती है और ये सब लोग कैंशी को दफना देते हैं। और यहाँ पर सागिरी कैंशी की मौत पर थोड़ी बहुत उदास होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने इन लोगों का साथ यहाँ तक दिया। और यहाँ पर सागिरी यूजुरिया का भी शुक्रिया अदा करती है कि उसके साथ दिमाग ने उसे मुश्किल फैसला लेने में मदद की। और वो कहती है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कैदी है कौन समर है, हम सभी लोग इस आइलैंड से जिंदा बचकर जाएंगे। और मैं अब कसम खाती हूँ कि हमारे आगे के सफर में कोई भी अपनी जान नहीं गवाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गायमारू को होश आ जाता है। उसके पास में फूची और तामिया बैठे होते हैं। फूची बताता है कि तुम बेहोश हो चुके थे और इसीलिए हमें एक पहाड़ की गुफा में छुपना पड़ा। तामिया बोलता है कि मैं ही तुम्हें उठा कर लेके आया था। गायमारू कहता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सागिरी का ग्रुप होराई के अंदर पहुंच जाता है। सागिरी बोलती है कि हम यहाँ पर थोड़ा आराम कर सकते हैं पर हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और यहाँ पर शॉन उससे कहता है कि लड़की तुम भी थक चुकी हो, तुम भी थोड़ा आराम कर लो और मैं जानता हूँ कि तुम भी टाओ का इस्तेमाल कर सकती हो, पर सागिरी तुम्हें इन चीजों का ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। टाओ जिंदगी की एक फॉर्म है और अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे तो इससे हमारी बॉडी और साथ ही दिमाग के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, जिससे हमारी याददाश्त भी जा सकती है और शायद हमारी मौत भी हो सकती है। जिस पर यूजुरिया कहती है कि अगर मौत की बात हो रही है तो हम उस एलेक्सिर का क्या करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अब बताओ कि अब हम क्या करने वाले हैं। जिस पर सागिरी बोलते हैं कि नहीं, गायमारू ने उसे एक बार बताया था कि उसके गांव का मुखिया अमर था, तो ऐसा हो सकता है कि एलेक्सिर सच में एग्जिस्ट करता हो। पर लेकिन यहाँ पर यूजुरिया कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ झूठ हो। और सागिरी तुमने मुझे एक बार बताया था कि गायमारू यहाँ पर अपनी वाइफ की वजह से आया है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये बात बिल्कुल भी सच्ची है। और एक शिनोबी गाँव में किसी भी शिनोबी की इतनी जल्दी शादी नहीं होती है। इंसान को काबू में करने के लिए डर का होना जरूरी नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज भी होती है जिससे उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है, जिससे वो किसी भी मिशन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सब बात सुनकर सागिरी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। जिस पर यूजुरिया कहती है क्या तुमने कभी भी गायमारू की वाइफ का नाम सुना है? क्या तुमने ये भी पता करने की कोशिश की है कि उसकी वाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, क्या रियल में उसकी कोई वाइफ है या फिर नहीं। और यहाँ पर दूसरी तरफ गायमारू को भी कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है और गायमारू को ये भी याद नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस आइलैंड पे क्या करने आया है। उसे बस इतना याद है कि वो इवाकाकुरे गांव का एक निंजा है जिसका नाम है गायमारू द हॉलो। गायमारू कहता है ये सब तो ठीक है पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मैं गायमारू की टाव को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके ऊपर का माला खाली दिख रहा होता है। और यहाँ पर शॉन और सागिरी बात कर रहे होते हैं। सागिरी उन लोगों को याद कर रही होती है जिनके साथ वो इस आइलैंड के ऊपर आई थी और वो कहती है कि 3 दिन में कितना कुछ बदल चुका है। सागिरी कहती है पता नहीं गायमारू किस हाल में होगा। जिस पर शॉन कहता है कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी हो। सागिरी कहती है कि बकवास मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यूजुरिया की कही हुई
बात बिल्कुल सच है तो मैं गावीमारू के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। गावीमारू का जन्म एक ऐसे गाँव में हुआ है जहाँ पर लोगों को मारने के पैसे दिए जाते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गावीमारू कोई बुरा इंसान है। मुझे पूरा यकीन है कि गावीमारू इस आइलैंड से जिंदा जाएगा और अपनी वाइफ से मिलेगा। यहाँ पर हम दूसरी तरफ गावीमारू को देखते हैं जो चांद को देखते हुए अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है, पर लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और तभी हमें यामाडा क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पर शोगुन की तरफ से एक चिट्ठी आई होती है जिसमें लिखा होता है कि यामाडा क्लैन के और भी एग्जीक्यूशन चाहिए ताकि वो उन्हें अपनी अगली रेड में उस आइलैंड की ओर भेज सके। तो गाइस इस एनिमे का ये सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है और ये वीडियो तुम्हें कैसे लगे तुम कमेंट में बता सकते हो। और अगर तुम्हें इस एनिमे का सेकंड सीजन देखना है तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका सेकंड सीजन 2026 में रिलीज होने वाला है। पर लेकिन अगर तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकते हो तो मैं इसकी मांगा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर लेकिन मांगा एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती है और मैं तुम्हें बता दूं कि चैनल के ऊपर पहले से एक कॉपीराइट स्ट्राइक चल रही है, इसलिए जब तक वो खत्म नहीं हो जाती है तब तक मैं इस एनिमे की मांगा को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और यही थी आज की वीडियो और तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं अगली वीडियो किस एनिमे के ऊपर लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो। मैं तुमको मिलता हूँ एक नेक्स्ट